लास्ट क्लास में एक प्रैक्टिकल बनाया था और उस प्रैक्टिकल को मैंने आपको कहा था कि आपने सॉल्व करना है। काइंडली कंफर्म करो, क्या आपने उस प्रैक्टिकल को सॉल्व किया है? ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन था बेटा, क्या आपने सॉल्व किया? कोई इस पे क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम? चूंकि हमने इस क्वेश्चन को एज अ मॉडल, एज अ फर्स्ट मॉडल बनाया, यही चीज थोड़ी सी एडवांस लेवल पे होगी, थोड़ी सी और ज्यादा लेवल पर। मैंने ख्याल माइक की जरूरत है, माइक की जरूरत है। अच्छा लगाने का, अच्छा आवाज गूंजे। अच्छा नहीं यार, इससे मुझे अच्छा जी, हाँ जी, लीडर वाली फील नहीं है। अच्छा बच्चा, तो सबसे पहली चीज ये है कि इसमें कोई क्वेश्चन? ओके बेटा, थैंक यू। इसमें कोई क्वेश्चन? अच्छा, इस क्वेश्चन को जिसने सॉल्व नहीं किया, प्लीज डू इट, प्लीज डू इट, क्योंकि अगर इसको सॉल्व कर पाएंगे तो आपको समझ आएगा कॉन्सेप्ट्स क्या थे। रेट मैंने आपको कहा था आपने यूज करना है 10%। करवा दूं? करवा दूं? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत है? चलो मैं करवा देता हूँ, कोई बात नहीं बेटा, बल्कि मैं इसीलिए चेक करना चाह रहा था कि जरूरत है कि नहीं है। आप में से आपका रिस्पॉन्स चाहिए मुझे, बस ठीक है। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में हमने सबसे, हाँ बेटा एक्सेल पे करेंगे। एक्सेल में बहुत जल्दी हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। एक्सेल पे टाइम लगता है? एक्सेल पे आपको अगर हाथ से करना, मुझे क्या बताया, मैं लिख लेता हूँ, हैं? ऐसे ही होगा, मगर दो अटेम्प्ट। ऑनलाइन के स्टूडेंट्स बेटा, क्या करें, एक साथ ही कर लें। रेवेन्यू फ्रॉम शॉप, ठीक है। अब ये आखिरी का, इस पे क्रेडिट मैंने कैलकुलेट किया था 32,000। अच्छा जी, ये क्वेश्चन आ गया बेटा। सबसे पहले तो इस वक्त हमारा जो इनकम टैक्स का फॉर्मेट, देखिए एक बात समझिएगा कि इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स दो अलग अलग टैक्सेस हैं, अलग अलग मिजाज है उनका। जिस तरीके से सेल्स टैक्स
का एक ऐसा मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जिसके बाद मैंने क्या कहा था कि इस मेथड से कोई सवाल बाहर नहीं जा सकता। 7 स्टेप फार्मूला था। उस 7 स्टेप को आपने खुद देखा। जो सेक्शन 1 है वो देख चुका है, सेक्शन 2 रिफ्रेशर रिकॉर्डिंग में देखना शुरू किया होगा। ऐसा फार्मूला, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिससे सवाल बाहर नहीं जाता। चाहे आपने वो 11 से लेके 22 तक के सवालात देखे हैं, चाहे आप कहीं पे भी जाओ, उससे बाहर सवाल नहीं जाता। उसे सीख लोगे, आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। इनकम टैक्स में भी मैं ऐसा ही काम करने वाला हूँ कि आपको सारी चीजें स्ट्रक्चर बना के दूंगा कि देखो इस तरीके से तुम जाओ। इनकम टैक्स बहुत लेंदी है, उसमें 7 स्टेप नहीं होंगे, 7 स्टेजेस होंगी, मगर स्टेप्स बहुत सारे होंगे, वो हेड टू हेड जाएंगे। इसीलिए आज इस सवाल को सॉल्व करते वक्त मैं फॉर्मेट की बात नहीं करूंगा। फॉर्मेट पे मैं कम बात करूंगा कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं। इस वक्त सिर्फ मैं आपको क्या बता रहा हूं, हाउ टू कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी। अब ये एक्चुअली कैसे होगा, पेपर में जब सवाल बनेगा तो किस तरीके से बनेगा, सवाल सामने है, जवाब कैसे होगा। देखिए सबसे पहले हेड नोट्स लिखे जाते हैं। हेड नोट्स का मतलब है कि उस टैक्स पेयर जिसके जिसके बारे में सवाल है उसकी कुछ डिटेल्स। सबसे पहले तो उसका नाम आएगा। तो ऑनलाइन के स्टूडेंट्स बेटा स्क्रीन ठीक है, काइंडली कंफर्म करें। कंट्रोल शीट क्या है, एसन एसन या एसम? एसम बेटा ये सिंगल शीट है जिसमें सारे टॉपिक समराइज्ड हैं। सेल्स टैक्स की मैं शेयर कर चुका हूँ ग्रुप के अंदर, वरना क्लास के एंड पे मुझसे बात कीजिएगा इस पे, ठीक है। नंबर 1 क्या होगा, टैक्स पेयर का नाम जो भी है। अच्छा, अब उसके बाद हम इस सवाल को क्यों कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट, अच्छा जी रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट है कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है। फिर टैक्स ईयर, ठीक है, टैक्स ईयर हमें गिवन होता है। टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट क्या है, टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट होता है जुलाई टू जून का पीरियड। ये चूंकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, मैंने आपको कहा कि जिस तरीके से मैं आपको लेके जा रहा हूँ इस दफा, वो क्या है कि जी छोटी छोटी बातों को साइड पे करो, पहले पेपर पे आओ। पेपर पे आके ताकि ज्यादा से ज्यादा टाइम हम गेन कर लें प्रैक्टिस का। छोटी छोटी बातें हम करते रहेंगे। छोटी बातों में से एक कॉन्सेप्ट है टैक्स ईयर का। टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट है। अब टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट क्या है जी, जुलाई टू जून के पीरियड को टैक्स ईयर कहते हैं। कौन सा, नॉर्मल टैक्स ईयर। अच्छा जी, क्या इससे डिफरेंट हो सकता है, हाँ हो सकता है। क्या कहेंगे, स्पेशल टैक्स ईयर। वो ऐसी बातें नहीं है कि जो पेपर के लिए जरूरी हो, मैं ले जाऊंगा उन तक भी तुम्हें। तो प्लीज जो अगर मेथड डिफरेंट देखे तो उसका मकसद भी सुनो। मकसद है तुम्हें जल्द से जल्द प्रैक्टिस पास पेपर तक लाना। इसीलिए मैं बिल्कुल, मैंने क्या कहा था, मैं खुद को रीइन्वेंट कर रहा हूँ जस्ट के करंट एग्जाम और करंट पेपर की नए मसाइल और नई चैलेंजेस को मीट कर सके हम। इस वक्त ज्यादा से ज्यादा फोकस किस चीज पे है, ज्यादा से ज्यादा फोकस है प्रैक्टिस पे, ताकि टाइम गेन करना है हमने। हम कॉन्सेप्ट्स करके फिर प्रैक्टिस पे आजकल नहीं आ सकते, क्योंकि बच्चा ना लर्निंग ही एंड पे कर रहा है। तो मजबूरन तुम्हें मैं प्रैक्टिस अभी करवा दूंगा तो तुम भी मजबूरी में करोगे। अच्छा बेटा, अब इसमें कितने हेड्स हैं इसके अंदर, वर्टिकली जाएंगे, वर्टिकली, राइट, हॉरिजॉन्टली नहीं है। समझाने के लिए मैंने हॉरिजॉन्टल यूज किया था। देखिए सवाल के अंदर जब भी सॉल्व करेंगे कोई मखसूस ऑर्डर जरूरी नहीं है कि पहले लाजमन सैलरी हो। जिस तरीके से सवाल बनाए वैसे ही सॉल्व करो। अगर उसने पहला डेटा बिजनेस का दिया, बिजनेस सॉल्व करना, इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि पहले सैलरी, इस पर टाइम जाया नहीं करें, ठीक है। अच्छा जी, फर्स्ट हेड ऑफ इनकम, इसमें चूंकि सैलरी का है हम वही लिखेंगे, हेड ऑफ इनकम लिखेंगे। हमने इसको डिस्टिंक्शन के लिए अंडरलाइन किया और टाइटल दे दिया कि अब हम क्या कर रहे हैं, सैलरी। अच्छा एक चीज बता दूं बच्चों, ऑनलाइन के स्टूडेंट्स आप भी बेटा थोड़ी सी तवज्जो से सुनिएगा, और खास तौर पे रिफ्रेशर के स्टूडेंट्स जिसने कहीं और से पढ़ा हो। देखो बेटा, टर्म्स किसी भी सब्जेक्ट के बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जो स्पेशलिस्ट हो, आईकेप के गाइडलाइंस को अगर तुम जाओ तो लॉ के पेपर में आईकेप के जो एफएक्यूज होते हैं, एफएक्यूज लॉ के पेपर्स के लिए, उसमें एक सवाल लिखा है कि क्या स्टूडेंट्स अपनी लैंग्वेज में लॉ लिख सकते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया है बिल्कुल लिख सकते हैं, बशर्ते के वो कॉन्सेप्ट करेक्टली बयान करें और टर्म्स इस्तेमाल करें। टर्म्स चेंज नहीं कर सकते तो, क्योंकि वो सब्जेक्ट के वर्ड्स हैं। अच्छा देखिए, टर्म्स चेंज करने से
मसला ये है कि जो आगे एग्जामिनर है ना, वो हो सकता है कि ये अजम्पशन ले ले या इंप्रेशन उसको ये क्रिएट हो कि इसको नहीं आता, क्योंकि वो आपको नहीं जानता, वो आपकी कॉपी को देख के इंप्रेशन बनाता है। जब आपकी कॉपी को देख के इंप्रेशन बनाता है तो नेगेटिव इंप्रेशन बनाएगा। आप मेरे सामने हो क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो, मैं जानता हूं तुम्हें क्या आता है, मगर एग्जामिनर नहीं जानता। तो प्लीज टर्म्स के मामले में एहतियात बरतना, एहतियात करना, क्योंकि लॉ के जो लोग होते हैं ना, वो होते ही लफ्जों के लोग हैं, वो विजर्ड्स होते हैं वर्ड्स के, वो अल्फाज को ही पकड़ते हैं, ये लफ्ज लिखा, ये कॉमा डाला, उनकी सारी जिंदगी इसमें गुजरती है। एक पाकिस्तान के सबसे बड़े लॉयर, पाकिस्तान का अगर इस वक्त सबसे टॉप का लॉयर है ना, जो एक केस का 1 करोड़ रुपए लेता है, तो उसके पास उसका एक असिस्टेंट था, मेरा दोस्त। तो मैंने उससे पूछा कि यार इसके बारे में तुम मुझे बताओ कि क्यों आखिर इस ये टॉप पे कैसे पहुंचा। 1 करोड़ रुपए लेता है एक केस का, और उस वो केस आपका ले ले समझो जीत गए। वो ऐसा लॉयर है पाकिस्तान का, मखदूम अली खान उनका नाम है। मखदूम अली खान, मखदूम अली खान बहुत टॉप के लॉयर है पाकिस्तान के। 2-3 बड़े नाम है, नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर है, और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन जो होती है ना उसके एक्सपर्ट है। मुझे उस दोस्त ने ही बताया, क्योंकि मेरा दोस्त भी बैरिस्टर है, वो भी यूके से लॉ करके आया। उसने मुझे बताया कि जी इस बंदे को इस अथॉरिटी कोर्ट किया जाता है हमारे मुल्क से बाहर, ये इतना बड़ा एक्सपर्ट है। तो मैंने उससे पूछा उसकी आदतें बताओ, सो दैट कि मैं सीखूं। तो वन ऑफ द हैबिट उसने मुझे बताया कि वो ना आज भी इंग्लिश पोइट्री पढ़ता है, इंग्लिश पोइट्री की किताबें उसके पास है। तो मैंने, वो मेरा दोस्त बता रहा है कि मैंने इनसे पूछा कि जी ये पोइट्री आप क्यों पढ़ते हैं, तो उसने कहा जी इससे अंग्रेजी इंप्रूव होती है। जस्ट लुक एट दिस, टॉप का लॉयर एक अभी अगर केस ले ले तो आपका करोड़ रुपए, वो भी आज भी एफर्ट कर रहा है, अंग्रेजी इंप्रूव होती है। तो लिखना बेटा, और जो पेपर होता है ना वो आर्ट है। अब तुम सोचो कितनी तुम अपनी जिंदगी पे एफर्ट कर रहे हो, जो तुमने असल काम करना है पेपर के लिए वो करते हो कि नहीं करते। तो आपने जो काम करना है ना पेपर, देखो आपका एग्जामिनर तुम्हें नहीं जानता, तुम्हारे पेपर को जानता है, और यकीन कर लो तुम अपने पेपर को नहीं जानते, तुम्हें नहीं पता तुम क्या लिख के आते हो। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, अगर तुम्हें अपना पेपर किसी से कंपेयर करवाया जाए ना, तो तुम खुद को फेल करोगे। इतनी पुअर प्रेजेंटेशन होती है हमारी, एक्यूरेसी का तो ख्याल ही नहीं रखा जाता। तो मैं आपको इस दफा जिस चीज पे मेरा एम्फोसिस है ना, वो प्रैक्टिस और प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस और प्रेजेंटेशन। बेटा अब क्या करेंगे हम, सुनिएगा। जो बच्चा इस हेड को इनकम फ्रॉम सैलरी लिखेगा, वो एक रिस्क ले रहा है, क्योंकि अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इसका नाम क्या है, सिर्फ सैलरी। अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, एक्चुअल करेक्ट वर्ड, एक्चुअल लॉ में जो टर्म इस्तेमाल किया है वो क्या है, सिर्फ सैलरी। अब मैंने चूंकि बच्चों को ये बड़े टाइम से समझाता हूं कि बेटा टर्म्स को करेक्ट रखना, आप ना टर्म्स अपने जो है ना वो आप ऐसे नहीं यूज करें। तो ये है हेड्स ऑफ इनकम का सेक्शन 11, हम जाके इसको देखते हैं। ये सेक्शन 11 है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आपको डायरेक्ट दिखा रहा हूं। और ये देखो लॉ ने नाम क्या रखे, सिर्फ सैलरी। आप इसको इनकम फ्रॉम सैलरी लिखो, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कहूंगा ओके खैर है। एग्जामिनर कहेगा ना ये क्या है, ये इसको टर्म भी नहीं पता। वो हो सकता है बेटा इस पे सिर्फ एक छोटी सी गलती पे, जिसकी कोई औकात नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, यार सैलरी लिखो, इनकम फ्रॉम सैलरी लिखो, की फर्क पैदा है। वो कहते ना ये तो लॉ है, लॉ में तो फर्क पड़ता है, ये इसको ये नहीं पता कि ये सैलरी है। तो प्लीज टर्म्स के साथ, तो हेड्स ऑफ इनकम में तो गलती कर ही नहीं सकते तुम। हेड्स ऑफ इनकम में बेटा क्या लिखना है, सिर्फ क्या, सैलरी। फिर क्या लिखना है, इनकम फ्रॉम। फिर क्या लिखना है, इनकम फ्रॉम। फिर क्या लिखना है, सिर्फ। इन दोनों में, यानी नंबर 1 और नंबर 4 में इनकम फ्रॉम टर्म नहीं लिखना, बाकी सब में लिखो। इन दो को क्या लिखेंगे, सैलरी और कैपिटल गेन। ठीक है बेटा, ये एहतियातन तुम्हें बता रहा हूं कि अगर तुम्हारा एग्जामिनर इस बारे में पर्टिकुलर हुआ तो मार्क्स लूज हो जाएंगे। ठीक है, या मार्क्स लूज नहीं भी हुए तो तुम्हारा ओपिनियन क्या बनाएगा, इसको लॉ नहीं आता। और जहां पे आपको 19-20 होगा ना, 19 करेगा, 20 नहीं करेगा। वो आपका व्यू बनाता है कि किस किस्म का बच्चा है, क्योंकि वो जज कर रहा है तुम्हें। और अगर उसने जज किया ना तुम्हें कि इसको ये लफ्जों के बारे में मोहतात नहीं है, तो आपको जहां 19-20 होगा, 20 नहीं करेगा, 19 करेगा। इसीलिए मोहतात रहो लफ्जों। ठीक है, अल्फाज की अहमियत है टैक्स में, लॉ में अल्फाज की अहमियत है। तो बेटा सैलरी के हेड में सबसे पहले आए कौन सी इनकम आई, बेसिक सैलरी। अच्छा जी, बेसिक सैलरी में अमाउंट कितना आया, 50,000। अच्छा 12 मंथ से
तो टोटल अमाउंट बनता है ये 6 लाख। क्या 6 लाख? अब मैं आगे के लिए बता रहा हूँ, जब आगे सॉल्व करेंगे ना हम, तो इस पे ये टोटल अमाउंट आया। इस पे हमने सीखना होता है क्या ये अमाउंट फुली टैक्सेबल है या इसका कोई हिस्सा एग्जेम्प्ट है। तो हमने तो अभी तक नहीं पढ़ा, तो एग्जेम्प्ट तो आगे चल के हमें एक कॉलम रखना पड़ेगा टोटल का, जो भी टोटल अमाउंट होगा एक कॉलम रखना पड़ेगा एग्जेम्प्ट का। एग्जेम्प्ट या नॉन टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट या नॉन टैक्सेबल, एनटी का मतलब है मेरा नॉन टैक्सेबल, और ये होगा टैक्सेबल। तो आप ये कॉलम भी रखोगे कैलकुलेशन में, ठीक है। इस वक्त चूंकि 0 है, इस वजह से क्या होगा, ये पूरा टैक्स होगा। मुझे बताएं बेसिक सैलरी सालाना कितनी थी? सालाना 6 लाख। हमने क्या किया, उसे टैक्स कर दिया, कैलकुलेशन में शामिल किया, ठीक है। अच्छा जी, सेकंड अमाउंट क्या था बेटा? कन्वेयंस, कन्वेयंस अलाउंस। कितना है कन्वेयंस अलाउंस? 15,000। मगर क्या ये सिंगल है या 12 है? मंथली है, ये भी 12 है। आप देखें कितने बने, 81। अगेन इस पे हम बात करेंगे क्या फुली टैक्स। तो आप जब पढ़ोगे ना ये सैलरी, तो तुम्हें बताया जाएगा फुली टैक्सेबल, पार्शियल टैक्सेबल, इतना टैक्स होगा, इतना नहीं होगा। 3 अमाउंट्स के बारे में बातें सुनोगे तुम, फुली टैक्सेबल, पार्शियल टैक्सेबल, फुली एग्जेम्प्ट। अगर फुली एग्जेम्प्ट होगा हम इधर अमाउंट ऐड कर देंगे, इधर 0 कर देंगे, ठीक है। मैं एक बात बताऊं बेटा, फॉलो माय मेथड, फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस, फॉलो माय मेथड। इस मेथड को फॉलो करो, आप परेशान नहीं होंगे पेपर में इंशाल्लाह। बेटा ये आ गया आपका टैक्सेबल में, इधर 0 हो गया, ठीक है। तीसरा क्या है बेटा? हाउस रेंट अलाउंस, HRA। हाउस रेंट अलाउंस को मैं एब्रीविएशन में HRA लिख रहा हूँ। हाउस रेंट अलाउंस कितना है? 30,000 पर मंथ है। अच्छा जी, पर मंथ है, देखो कितना बना, 360। और ये 360 क्या है, पूरा का पूरा टैक्सेबल है, ठीक है। अभी तक तो कॉन्सेप्ट यही है ना। उसके बाद आओ बेटा बोनस पे, बताओ बोनस कितना मिला? 380। क्या ये मंथली है? नहीं, 1 अमाउंट है। तो 1 अमाउंट का मतलब है ये पूरा ये आ गया और पूरा का पूरा टैक्स हो गया। याद रखना बेटा, अगर पर मंथ ना लिखा हो या कुछ भी ना लिखा हो तो वो सिंगल अमाउंट होगा, एनुअल अमाउंट होगा, ठीक है। अच्छा बेटा, उसके बाद क्या है सैलरी में, और क्या चीजें हैं? एक्सपेंसेस हैं। मुझे बताओ क्या ये जो एक्सपेंसेस पर मंथ यानी 10,000 रुपए हैं, तो सालाना कितने हो गए? 1,20,000। क्या सैलरी में डिडक्शंस अलाउड हैं? नहीं, तो वी विल इग्नोर इट। हमें एक फर्स्ट हेड की इनकम मिल चुकी है, डिस्क्रिप्शन तुम बताओगे, क्या लिखूं? इनकम, शाबाश, इनकम अंडर हेड, हेड। और हेड के बाद बेशक सैलरी लिख दो, किस हेड की बात हो रही है, इनकम अंडर हेड। क्या करूं बेटा? एड अप कर लो, ठीक है। क्यों चेंज आ रहा है? नहीं किया था, ठीक है, ओके बेटा, सही है भाई। अब एक बात सुनना बेटा, ये जो अमाउंट है ना, ये एक हेड का है, ठीक है बेटा, एक हेड का है। अच्छा, ये कितने हेड्स होंगे? 5, मैक्सिमम 5 हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन को आसान रखने के लिए, आसान का मतलब ये है कि ताकि हम आगे चल के ना टाइम बचाएं, तो जब हेड हो जाएगा कंप्लीट, इनकम अंडर द हेड आएगी, तो उसका टोटल यहां नहीं लिखेंगे, एक कॉलम आगे कर देंगे। अगर कर सकते, देखो ना, मैं आपको इस वक्त किससे स्टार्ट कर रहा हूं, इस वक्त ऐसे मेथड से स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें कोई भी चीज तुम्हें नहीं सोचनी पड़े। फिर जब तुम मास्टर कर लो, तो तुम अपनी मर्जी से जो चाहे स्टेप लेस कर लेना। मैं तुम्हें बताऊंगा ये स्टेप छोड़ सकते हो, ये छोड़ सकते हो। मैं आपको बताऊं, तुम चाहो बेटा ये सारे स्टेप छोड़ सकते हो, छोड़ सकते हो। इस तरह अलग अलग कॉलम करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तुम क्या कर सकते हो, बेसिक सैलरी लिखा, यूं शो करो। आप कैलकुलेटर पे काम करोगे ना, आपने लिखा उसके सामने ब्रैकेट में 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, ये लिखा बस। अब देखो कैसे अपीयर होगा, डिस्क्रिप्शन यू अपीयर होगी बेटा, ये भी तुम्हारे पास ऑप्शन है। तो आप ना ये देखो, सिर्फ ये लिखा और आगे ये लिखा। देखो मैं, मेरी इस वक्त मकसद क्या है, आपको एक ऐसे मेथड पे ले जाना जिस मेथड में तुम्हें कुछ सोचना ही ना पड़े। सवाल आया और ऑटो पे जवाब लिखना शुरू कर दो। इसीलिए एक एक चीज समझाऊंगा, जब हम एडवांस स्टेज पे पहुंचेंगे, जब तुम्हारा ग्रिप हो जाएगा, फिर मैं कहूंगा ये स्टेप छोड़ो, ये स्टेप छोड़ो, तुम्हारी मर्जी। ना छोड़ो, बेहतरीन मेथड सिखा रहा हूं, इस मेथड से गलती नहीं होगी तुम्हारी इंशाल्लाह। और वो क्या है, टोटल जो होगा हम
आगे इंडेंट कर देंगे, तो आगे करके नेक्स्ट कॉलम में ले जाएंगे। क्यों? ताकि जब हम सारे हेड्स की कैलकुलेशन कर सकें तो हमें अमाउंट ढूंढना ना पड़े, सीधा एडिशन करें। ठीक है ना, उनको ही एडअप करोगे तुम्हें टोटल मिल जाएगा। इस वजह से ये मैंने आगे कर दिया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सेकंड हेड। इसमें जो इंफॉर्मेशन गिवन थी वो गिवन थी रेंट की। रेंट कहां से? अब आपको कनेक्ट करना चाहिए। रेंट आए कहां से? लैंड और बिल्डिंग से। और कौन हो? ओनर। तो कहां टैक्स होगा? ये कहां से रेंट है? फ्लैट क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी है? तो ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी चेक हो रहा है। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे? सेकंड हेड क्या लिखेंगे? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हमारा हेड हो गया। अच्छा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में सबसे पहले हमें रेंट की इनकम चाहिए, अमाउंट चार्जेबल। देखिए एक बात सुने, मैंने आपको क्या कहा था, हर हेड में मेथड क्या है कैलकुलेशन का? मेथड क्या है? क्या करते हैं बेटा हर हेड में? क्या अमाउंट चार्जेबल, क्या लेस करते हैं बेटा? डिडक्शंस अलाउड। तो क्या मिलता है? इनकम अंडर द। मगर ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये करना होता है। ये इस तरह लिखोगे नहीं, ये अमाउंट चार्जेबल है, ये डिडक्शंस अलाउड है, नहीं, ये रेसिपी है, इस तरह करो, लिखो नहीं, करो। तो बजाय अमाउंट चार्जेबल लिखने के वो अमाउंट लिखो जिसको चार्ज करना है इस हेड में। इस हेड में किसको चार्ज करना है बताओ? रेंट को चार्ज करना है। रेंट कहां से? कहां से रेंट? रेंट फ्रॉम, बताओ रेंट फ्रॉम। नहीं बेटा, रेंट फ्रॉम। इस सवाल में क्या है? रेंट फ्रॉम फ्लैट्स। रेंट फ्रॉम फ्लैट्स। ठीक है बेटा, ये अमाउंट चार्जेबल हो गया। बताओ अमाउंट चार्जेबल लिखा कहां है? लिखना थोड़ी था, करना था। पहले अमाउंट चार्जेबल होगा, फिर डिडक्शंस अलाउड लेस होगी। तो अमाउंट चार्जेबल बेटा इसमें कैसे हमें पता चलेगा? क्योंकि स्टेटेड होगा। इसने क्या कहा? 80,000 पर मंथ। ये बेटा 80,000 और ये पर मंथ कितना हुआ? अच्छा बेटा, ऑनलाइन के स्टूडेंट्स बताइए बेटा, आवाज ठीक है अब? मैं आपसे पूछ रहा था बेटा, उसी टाइम पे जब आपकी आवाज गायब हो गई थी उसी वक्त मैं आपसे ये पूछ रहा था, क्या फॉलो कर रहे हो? मोहिद, अब्दुल रहमान, तारिक बेटा फॉलो हो रहा है? ओके, साथ साथ नोट करते जाना है बेटा, साथ साथ नोट करो। रेंट फ्रॉम फ्लैट्स जो है अमाउंट चार्जेबल है। मरियम जी बेटा, ओके। देखो एक बात सुनो बेटा, लिखना नहीं है अमाउंट चार्जेबल, डिडक्शन करना है। तो अमाउंट चार्जेबल इस हेड का क्या है? क्या है? रेंट फ्रॉम लैंड और बिल्डिंग। ये लिखेंगे नहीं, करेंगे। तो जो बिल्डिंग है उसका नाम लिखेंगे रेंट। ठीक है बेटा, अब इससे लेस करो, लेस करो। क्या लेस करोगे बेटा? डिडक्शंस अलाउड। आओ इसकी डिडक्शंस पे। इसकी पहली डिडक्शन क्या है? रिपेयर अलाउंस। जब हम आज इसके बाद हम शुरू करेंगे ना, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, तो आप सीखोगे कि किसमें ये तफसील क्या है, ये रिपेयर अलाउंस क्या है। इस वक्त हमें सिर्फ इतना पता है कि ये डिडक्शन है। क्या है? रिपेयर अलाउंस। कितना अमाउंट था रिपेयर अलाउंस का? 12,000। क्या ये सिंगल अमाउंट था? ये सिंगल अमाउंट है, ये सिंगल अमाउंट है, और ये यहां से हम लेस करेंगे। अच्छा जी, टोटल कितना बनता है? ये टोटल ये बना, और ये चूंकि लेस मैंने ऊपर लिखा हुआ है तो मैं पॉजिटिव फिगर ही लिख रहा हूं। ठीक है, चलो भी नेगेटिव कर देता हूं अगर आप कंफ्यूज ना हो रहे हो सकता है कोई कंफ्यूज हो। ये नेगेटिव फिगर, ये लेस होगी। दूसरा क्या था बेटा? इंश्योरेंस प्रीमियम। भाई इंश्योरेंस प्रीमियम भी प्रॉपर्टी के लिए होती है, यस। इंश्योरेंस प्रीमियम जो फ्लैट का है 20,000 रुपए,
20,000 रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम के हैं, ये भी सिंगल अमाउंट है और ये भी हम लेस करेंगे। तीसरा क्या था एक्सपेंस? लीगल एक्सपेंस, मगर लीगल के लिए एक वजाहत भी की गई है, लीगल एक्सपेंस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी से कैसे? उसका टाइटल डिफेंड करने के लिए था। क्या अमाउंट था इसका बेटा? 1 लाख रुपए, और 1 लाख रुपए की भी ये सिंगल अमाउंट है, और ये भी हम लेस करेंगे क्योंकि ये इसकी डिडक्शंस चल रही हैं। ऐसा सैलरी में नहीं हुआ था। उसके बाद क्या है? रेंट कलेक्शन चार्जेस। रेंट कलेक्शन चार्जेस, ये रेंट कलेक्ट करने के लिए जो एक्सपेंस जनरल नेचर के हुए थे ये पर मंथ है। जैसे कोई एम्प्लॉय रखा गया और उसको सैलरी पे की गई, तो ये 15,000 रुपए पर मंथ है। तो पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू एनुअल अमाउंट। कितना बना? 180। तो माइनस करेंगे हम 180। ठीक है, अभी इसकी डिटेल आनी है। रेंट कलेक्शन चार्जेस पे एक अपर लिमिट होती है, वो हम पढ़ेंगे, मगर आज हम सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं ताकि पता चले कि सवाल बनता कैसे। ये हो गया सारा कुछ। बताओ क्या लिखूं अब? बताओ क्या लिखूं? इनकम अंडर हेड, और ये हमारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की है। बताओ क्या करूं बेटा? आगे इंटेंड किया, ये मैंने टोटल अमाउंट लिया, ठीक है, और ये मैंने लेस कर दिया। नहीं, अच्छा ठीक है, आपने, चलो यहां पे ही कर लेते हैं, फिर नोट कर लेंगे। क्या यही जवाब है? आप लोग चेक कीजिएगा बेटा, आपके पास यही आ रहा है 486। ऑनलाइन के स्टूडेंट्स बेटा यही जवाब है, चेक कर लो। ओके, ये प्रॉपर्टी आ गया। अब क्या करें? तीसरा हेड, तीसरा हेड क्या लिखा था? तीसरा हेड है रेवेन्यू फ्रॉम शॉप्स। कौन सा हेड होगा ये? क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये है इनकम फ्रॉम बिजनेस। क्या है? कैसे करते हैं कैलकुलेशन? अमाउंट चार्जेबल, क्या लेस करते हैं? डिडक्शन अलाउड। तो लिखूं या करूं? करना है, लिखना नहीं है। तो इसमें अमाउंट चार्जेबल क्या है? रेवेन्यू। जो भी डिस्क्रिप्शन है, सेल्स, सेल्स फ्रॉम शॉप, तो रेवेन्यू फ्रॉम, रेवेन्यू फ्रॉम शॉप्स किस फॉर्म में है? सेल्स की फॉर्म में है। कितनी अमाउंट्स हैं? क्या लेस करना है? डिडक्शन अलाउड। कौन सी डिडक्शन है जो इसके अंदर गिवन थी? एक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड थी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अच्छा याद रखना कि ये एग्जाम में ये वाला हेड ना ऐसे नहीं आएगा, एक एक की तफसील होगी। रेवेन्यू की भी 4 स्ट्रीम्स हो सकती हैं, डिडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल, तो कौन सी सेल, वो परचेज, सारी डिटेल्स गिवन होंगी। अच्छा कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है? 3 मिलियन। करो लेस 3 मिलियन को। नहीं बेटा लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते। असल में इसका ना एक और डिफरेंट फॉर्मेट आएगा जब हम इस तक पहुंचेंगे, इस वजह से मैं इसके फॉर्मेट पे तवज्जो नहीं कर रहा। लेस करो क्या? सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस कितने हैं? 1 मिलियन के। नहीं इस पे अभी टेंशन ना लो, क्योंकि ये बात आने वाली है इसकी, और इसका फॉर्मेट बिल्कुल डिफरेंट, बिजनेस का फॉर्मेट एक रिवर्स मेथड से बनता है, उसके लिए अभी आप परेशान ना हो। क्या मिल गया हमें? इनकम अंडर हेड। बस अल्लाह खैर करे बेटा, यही चीज बर्डन बढ़ा देती है ना हम पे, इनकम फ्रॉम बिजनेस। और हाँ वो तो इसीलिए बर्डन बढ़ जाता है ना हम पे बेटा, हमारी फर्ज बढ़ जाता है। अच्छा फिर क्या करूं बताओ?
इसको नहीं, FBR का खैर है यार, वहां सुकून है, चले सिर्फ चाय पीते हैं, अखबार पढ़ते हैं, घर आ जाते हैं तभी तो लिया हुआ है। अच्छा बेटा नेक्स्ट, ये हमारा हो गया इनकम अंडर द हेड बिजनेस 1 बिलियन। नेक्स्ट हेड क्या है? नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, करेक्ट? नहीं, अभी तो बोला था इनकम में नहीं लिख सकते भाई, कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स में हमने, क्योंकि कैपिटल गेन में बेटा क्या इंफॉर्मेशन गिवन होती है? कंसिडरेशन रिसीव्ड, देखो उसमें डिस्पोजल होता है किसी एसेट का, तो कंसिडरेशन रिसीव्ड और कॉस्ट गिवन होगी, कॉस्ट, ठीक है। तो आ जाओ, देखो क्या हुआ इसमें, इसमें डिस्पोजल ऑफ शेयर्स हुआ है, ठीक है। कौन से शेयर्स कंपनी का? ओके, तो लिखेंगे हम डिस्पोजल ऑफ शेयर्स। कौन सी कंपनी है? प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। कंसिडरेशन रिसीव्ड क्या है इसकी? इसकी कंसिडरेशन रिसीव्ड है, अब इसकी कैलकुलेशन में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, ठीक है, इसमें लेस करेंगे हम। तो मैं यहाँ जो टोटल है ना, टोटल इस पे मैं ला रहा हूं, आप इसकी कैलकुलेशन कैसे भी शो कर सकते हो। कॉलम में इसकी कैलकुलेशन थोड़ी मुख्तलिफ इसलिए होगी कि इसके अमाउंट अलग अलग है। अमाउंट कंसिडरेशन यहाँ पे है, डिडक्शंस में यहाँ पे क्लेम कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे बताओ टोटल कितना था? कंसिडरेशन रिसीव्ड क्या है? कंसिडरेशन रिसीव्ड है 7 लाख, और कॉस्ट क्या है? 5 लाख, तो गेन कितना हुआ? 2 लाख। क्या करेंगे हम इसको? टैक्स करेंगे, ये 2 लाख रुपए टैक्स हो गया। फिर क्या था इसमें? इसमें डिस्पोजल हुआ एक और चीज का, डिस्पोजल ऑफ पेंटिंग। पेंटिंग भी याद है आपको, मैंने शो किया था कि वो गिवन थी एज कैपिटल एसेट। कितने की बेची हमने? 150 की हमने पेंटिंग बेची है, जो कि हमने खुद 20,000 की खरीदी थी, ये हमारी 20,000। तो हमारे पास टैक्सेबल क्या हो गया? 150 से 31, ये हमारा क्या हो गया? इनकम अंडर हेड। कौन सा हेड है ये? कैपिटल गेन्स। और ये अमाउंट हमारा बनता है कितना? ये तो चूंकि सिर्फ ऐड होगा इसे, और इसे ऐड कर दो, तो ये हो गए 330, ठीक है बेटा। नेक्स्ट कुछ और है? यस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अच्छा जी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में एक ही ट्रांजेक्शन है, कौन सी है? इसकी रिसीट्स हैं आर्टिकल लिखने के लिए, ठीक है। ही राइट्स आर्टिकल्स फॉर न्यूज़पेपर्स। तो ये जो आर्टिकल लिख रहा है वो एज ए एम्प्लॉय नहीं लिख रहा, एज ए बिजनेस नहीं लिख रहा, एज ए फ्रीलांस है। तो ये चूंकि किसी हेड में कवर नहीं हुआ, तो आर्टिकल्स फॉर न्यूज़पेपर्स एज फ्रीलांस। कितना अमाउंट आ रहा है इसके पास? इसके पास सिंगल अमाउंट आ रहा है 1 लाख रुपए का, वो हम सीधा यहां पे ले लेते हैं, और वही अमाउंट हम इधर लेके जाते हैं, और इसमें चूंकि कुछ और नहीं है, तो इनकम अंडर हेड, और ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, सिंगल अमाउंट है, ये हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो गई। अब आपने फर्स्ट स्टेज पास कर ली, फर्स्ट स्टेज पार हो गई, और वो स्टेज क्या थी? गिवन जितने भी हेड्स एग्जामिन हुए उनकी क्या कैलकुलेशन करना? इनकम अंडर द हेड। ये पहली स्टेज थी, हो गई ना। अगला स्टेप क्या है? रुको, यहाँ रुको, जरा रिकॉल करते हैं। ऑनलाइन के बेटे रुको रुको रुको, सबर, आगे नहीं जाए, रुको मेरे बच्चों, सारे ऑनलाइन के स्टूडेंट्स अब रिकॉल करो बेटा। हेड्स ऑफ इनकम कितने? 5। ओके रुको, नाम बताओ। सिर्फ सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, उसके बाद सिर्फ कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम। ओके, फर्स्ट स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप क्या है? तीसरा क्या है? हमने करके देखा, यहां तक हम आ गए हैं। देखो एक चीज, अगर तुम इस पे डे 1 से क्लियर हो गए ना कि कैलकुलेशन के स्टेप्स क्या हैं, तो सवाल में तुम कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे। एक ट्रांजैक्शन देखोगे जिसमें बाद में कैलकुलेशन आएगी, आगे बढ़ जाओगे, बैठ के ये नहीं सोचोगे इसका क्या करूं। तो इस पे क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस अमाउंट पे क्या होता है। तो अगर देखोगे इनकम, तो किसी हेड में क्लासिफाई करोगे, अगर देखोगे डिडक्शन तो किसी हेड से लेस करोगे, ठीक है। अच्छा, इनकम अंडर द हेड के बाद क्या आता है? सम ऑफ ऑल हेड्स। मुझे एक बात दिखाओ, ये कॉलम, अगर मैं आपको थोड़ा सा इसे मैक्सिमाइज कर सकूं, यस हो जाएगा।
बेटा ये वाला जो कॉलम है ना, ये वाला कॉलम जिसमें हम टोटल्स लाए थे, इसमें अमाउंट्स काउंट करते जाना कितने आ रहे हैं। पहला अमाउंट है ये क्या था, किस हेड की इनकम है ये, पॉजिटिव की नेगेटिव। सेकंड ये हेड है, क्या है ये, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, पॉजिटिव की नेगेटिव। ओके, तीसरा क्या है, पॉजिटिव की नेगेटिव, और देन क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये क्या है, यानी पांचों हेड्स हमारी सिंगल लाइन में आ गए। और अगर इनमें से कोई नेगेटिव होता तो हमें पता चलता कि वो क्या है, लॉस अंडर द हेड, लॉस अंडर द हेड। इस कॉलम बनाने का फायदा क्या है, तुम्हें लॉसेस सेट ऑफ करना आ जाएंगे, गलती नहीं करोगे, ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखना कि मेरा बेटा ये कॉलम अगर कोई ना भी बनाए तो मसला नहीं है, मगर याद रखना है क्या करूं, सम ऑफ क्या लिखूं, सम ऑफ ऑल हेड्स, ठीक है। सम ऑफ ऑल हेड्स, ये अब सारी आगे की कैलकुलेशन इस कॉलम में होगी, सारी कैलकुलेशन चाहे वो कोई सी भी हो, हम इस कॉलम में करेंगे जहां हमने क्या किया हुआ है, सम ऑफ ऑल हेड्स किया हुआ है। जवाब सही है इसका, हाँ बेटा बारिश तो है, मगर फिर कोई बात नहीं, तैर के चलेंगे बेटा। सरकारी गाड़ी ओके, अच्छा बेटा सही है, यहां तक क्लियर। अच्छा मुझे एक बात है, लॉसेस थे इसमें, नहीं थे, होते तो क्या करते हम, फिर हम ना लॉसेस का टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हमें पता चलेगा कि कौन सा लॉस सेट ऑफ होगा कौन सा नहीं होगा, हमें वो रूल्स याद होंगे, हम देख के याद करेंगे, अच्छा ये लॉस सेट ऑफ नहीं होगा, इग्नोर करो, हाँ ये लॉस सेट ऑफ कर लो, इसको लेस। तो लॉसेस के बारे में इजी टू हैंडल हो जाओगे अगर ये कॉलम बनाओगे, ठीक है ना। अच्छा चूंकि लॉस इसमें सवाल में था नहीं, हम आगे बढ़ गए, क्या करूं अब, क्या करूं यार, ये तो तुम्हें याद होना चाहिए ना, एड, क्या करूं एड, एग्जेम्प्ट, क्या इसमें एग्जेम्प्ट इनकम है, एग्जेम्प्ट इनकम है, यहाँ पे कौन सी इनकम थी, एग्रीकल्चरल इनकम, इसमें गिवन थी, कितनी गिवन थी, 5 लाख, 5 लाख ऐड कर लो, यहां हमने अब सारी कैलकुलेशन चूंकि इधर होगी तो ये आ गया 5 लाख, 5 लाख ऐड कर लो, ठीक है। ये नंबरिंग नहीं करनी हमने बेटा, ये मैं सिर्फ शो किया था आपको। अच्छा जी क्या करूं अब बताओ, टर्म बताओ, टर्म बताओ, टोटल इनकम, ठीक है, ये आपका हो गया टोटल इनकम, ये प्लस ये टोटल इनकम हो गई। टोटल इनकम राइट। अच्छा जी क्या करूं अब, लेस कर लो, क्या लेस करूं, एग्जेम्प्ट इनकम, कौन सी है, लेस कर लो भाई, ये जो हमारी टोटल एग्जेम्प्ट, लेस कर लो भाई, क्यों लेस करूं, नहीं लेस क्यों करूं, क्योंकि वो एग्जेम्प्ट है, टैक्स थोड़ी लगेगा उस पे, तो हमें क्या मिलेगा, हाँ नेट टोटल इनकम। अच्छा जी नेट टोटल इनकम लाने के लिए हमें इसे वही जवाब मिलेगा ये, ठीक है, जो ऐड करने से पहले वाला था सेम जवाब है, करेक्ट। अब आप समझो, ये जो लेस किया क्योंकि टैक्स इस पे लगना नहीं था, ऐड इसलिए किया कि दिस वाज मेंट टू बी अ डिस्क्लोजर, ताकि एफबीआर को पता चल जाए कि हमारे पास एग्जेम्प्ट इनकम भी है, ताकि वो चेक कर सकें कि वेदर वो एग्जेम्प्ट है भी के नहीं। अच्छा जी नेक्स्ट स्टेप बताओ, लेस, क्या लेस करना है, डिडक्टेबल अलाउंसेस, कितने हैं ये, चार, चार चार, पहला कौन सा है, अच्छा जी पहला इस सवाल में कितने हैं, इस सवाल में कितने बेटा, इस सवाल में 2 हैं, एक है या 2 हैं, एक है, इसमें एक है, इसमें एक है, अदर इंफॉर्मेशन में गिवन होगा, एग्रीकल्चर इनकम गिवन थी और जक़ात गिवन था, पेड अंडर जक़ात इन
उशर ऑर्डिनेंस, ये यहाँ आके अब हम लेस करेंगे, क्योंकि ज़कात की टैक्स में ट्रीटमेंट क्या है कि ये क्या है, ये डिडक्टेबल अलाउंस है। तो डिडक्टेबल अलाउंस चूंकि एक है तो मैं इसके सामने ही यूं लिख देता हूं, ज़कात अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। ठीक है, अगर ज्यादा होते तो मैं एक लिस्ट बना लेता, मगर चूंकि एक है तो मैं एक ही लाइन पे लिख देता हूं। कितना अमाउंट था बेटा, लेस करो 2 लाख। ठीक है, क्या मिलेगा अब मिलेगी टैक्सेबल इनकम, जो हमारी रिक्वायरमेंट है सवाल की। तो देखो क्या बनी टैक्सेबल इनकम 3398। भाई ठीक है, ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप था, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट थी, पहली रिक्वायरमेंट मीट हो गई। ठीक है, यहां तक चीजें समझ आई? क्या वही ऑर्डर था जो हमने फॉलो किया? इनकम अंडर द हेड कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2 स्टेप। इनकम अंडर द हेड से लिया था ना हमने स्टेज, 2 स्टेप। कौन से 2 स्टेप? अमाउंट चार्जेबल माइनस डिडक्शन अलाउड, क्या मिला? इनकम अंडर द हेड। फिर हमने क्या किया, सम ऑफ ऑल हेड्स, और फिर क्या किया हमने, उसमें एड एग्जेम्प्ट। फिर हमने क्या मिला, टोटल इनकम। क्या लेस किया हमने, क्या मिला हमें? अब क्या किया, डिडक्टेबल अलाउंस। तो हमें क्या मिल गया? ठीक है, एक बात याद रखना, ये डिडक्टेबल अलाउंस ये इससे नेगेटिव तो कर सकता है, रिड्यूस तो कर सकता है, मगर नेगेटिव यानी कभी भी यहां जीरो, इधर जीरो से नीचे नेगेटिव, इसकी वजह से नहीं हो सकता, किसी और वजह से हो तो हो, इसकी वजह से नहीं हो सकता। तो मैंने आपको समझाया था बेटा, अगर यहाँ नेट टोटल इनकम 100 की हो और इधर 105 हो तो टैक्सेबल इनकम क्या होगी, 0, -5 नहीं लिखोगे, वो 0 तक कर सकता है रिडक्शन, 0 से नीचे नेगेटिव नहीं कर सकता, ये याद रखना। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा। अब क्या करूं, अब रेट लगाऊं, चूंकि रेट गिवन होगा तो अब हम चूंकि उस तक नहीं पहुंचे, हमारी अभी दूसरी क्लास थी, आज तीसरी क्लास, तो हम अजम्पशन ले रहे हैं। एक एक मैं लिख देता हूं कि ये अज्यूम्ड रेट है, आगे चल के हम एक्चुअल रेट इस्तेमाल करेंगे, 10% अज्यूम्ड रेट है। अब लगाओगे रेट इस चीज पे, तो 0.1 कितना टैक्स बना, सही यही बना, यस यही बना, टैक्स रेट लगाया हमने, ये बना 339800। ठीक है बेटा, टैक्स क्या कहेंगे इसको, टैक्स लायबिलिटी। तो हमारी टैक्स लायबिलिटी ये आ गई है, टैक्स लायबिलिटी हमारी ये आ गई है। ठीक है, 339800। ठीक है बेटा, ये रेट लगाया, ये लायबिलिटी आ गई। ओके, आगे बढ़े। अब क्या करना होता है, लेस करना होता है। क्या लेस करना है, टैक्स क्रेडिट, टैक्स क्रेडिट्स लेस करने होते हैं। अब टैक्स क्रेडिट मल्टीपल किस्म के, 3 किस्म के हैं, इस सवाल में 2 थे। एक टैक्स ऑलरेडी पेड, इट सोर्स टू टैक्स एडवांस में पे हुआ। हमारा क्या टैक्स एडवांस पे हुआ है इस सवाल में? अच्छा जी, सैलरी पे एट सोर्स एम्प्लॉयर ने टैक्स डिडक्ट किया है, या जो भी है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, 80,000 का इसका टैक्स एडवांस में डिडक्ट हुआ है। तो क्या लिखेंगे हम, टैक्स क्रेडिट नंबर 1, पहला क्रेडिट लेस करेंगे हम। देखो इसका ना मखसूस ऑर्डर होगा, अभी मैं उस ऑर्डर को फॉलो नहीं करता, ये जब पहुंचूंगा तो बताऊंगा कि इसको किस ऑर्डर में लेस करो। ठीक है, तो इससे यहां लिखा मैंने। ठीक है, कितना अमाउंट है इसका, 80,000, चूंकि नेगेटिव होगा लेस कर लो। ठीक है, दूसरा क्या है बेटा, डोनेशन। डोनेशन को मैं ऊपर लिख रहा हूं क्योंकि इसका ऑर्डर में ये ऊपर आता है, डोनेशन। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे टैक्स क्रेडिट किस पे मिल रहा है, किस पे मिल रहा है, डोनेशन। मगर डोनेशन से आगे भी बताओ, डोनेशन हर डोनेशन पे नहीं मिलता, चैरिटेबल कुछ कंडीशंस होती हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन पढ़ेंगे ये सब कुछ। देखो मैं आपको बार बार क्या बोल रहा हूं, ये मैप है, ये हम डीएनए बना रहे हैं, फिर इसकी एक एक तफसील में जाएंगे तो हमें एडवांस लेवल का जो आईकेप का सवाल आता है वो। इसमें डोनेशन था कितना, डोनेशन था कितना, 1 लाख, मगर एक पूरे अमाउंट को लेस नहीं करते, उस पर कोई फार्मूला लगता है, उस किस फार्मूले से लेस होता है, वो फार्मूला आज भी मैं तुम्हें समझा सकता हूं, बगैर लिखे समझा सकता हूं। सुनो इसका फार्मूला क्या होता है,
भाई इसका फार्मूला नहीं 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 उसमें नहीं जाओ, अभी सारे नए नहीं है, मैं सबको नहीं समझ आएगा। एक समझो, बताओ टैक्सेबल इनकम पे क्या लगाते हैं ताकि टैक्स पेएबल आ जाए? टैक्स रेट ना, उसी रेट से क्रेडिट मिलता है। जिस रेट से टैक्स दोगे उस रेट से क्रेडिट मिलेगा। एहसान का बदला, जिस रेट से तुम गवर्नमेंट को पे करते हो उसी रेट से गवर्नमेंट तुम्हें क्रेडिट देगी। तो फार्मूला जो भी है वो रेट का फार्मूला है और वो बराबर होता है टैक्स रेट के। तो सीखेंगे उस वक्त। अभी कितना सुन लो, डोनेशन कितना था बेटा? 1,00,000 लेस क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि क्रेडिट जो है वो कैलकुलेट करने के बाद लेस होता है। अच्छा मुझे बताओ, ज़कात का आपने क्या किया था? ज़कात कितना था? 2,00,000 माइनस कितना किया? ये क्यों? ये क्यों? भाई वो डिडक्टेबल अलाउंस है, उस पे फार्मूला नहीं लगता। डिडक्टेबल अलाउंस जितना होता है उतना माइनस होता है, मगर टैक्स क्रेडिट ऐसे नहीं है। टैक्स क्रेडिट के लिए कोई फॉर्मूला होता है और वो फार्मूला क्या है? टैक्स रेट के बराबर आता है। उसके हिसाब से हमने जब देखा तो हमारा क्रेडिट कितना बना? 32,000। ओके, ये दोनों लेस हो जाएंगे। जब ये दोनों लेस हो जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा टैक्स पेएबल। यही है जवाब बेटा, ये आपका सवाल हो गया। डोनेशन में तैमूर हम सीखेंगे कि हमारा डोनेशन था 1,00,000 रुपए का, मगर हम यहाँ टैक्स लायबिलिटी से 1,00,000 नहीं माइनस करें। ये गिवन था, मैंने आपको 1,00,000 पे क्रेडिट कितना कैलकुलेट होगा वो कैलकुलेट करके दे दिया। अब वो कैसे कैलकुलेट होता है वो बात की बात है, मगर मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि इस अमाउंट पे यानी 1,00,000 पे कोई रेट लगेगा, क्रेडिट का रेट, और क्रेडिट का रेट लगेगा तो क्रेडिट हमें अमाउंट मिलेगा, और वो क्रेडिट का रेट उतना ही होता है जितना टैक्स रेट होता है। ठीक है बेटा मुकीत? ठीक है, आगे बढ़ूं भाई? चलो ये आपका सवाल हो गया। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं पहली बात जो है ना, जिसके लिए भी पहली दफा ये इनकम टैक्स है, ऑब्वियसली जो सेक्शन 1 और 2 है उसके लिए पहली दफा है। बेटा देखो, मैं ना अगर तुम्हें इसके बारे में एक बात बताऊं, अब अगर मैं एक एक कुछ लफ्ज रिपीट करता हूं, तुम सिर्फ इतना बताओ कि तुम्हें किस हद तक वो समझ आ रहे हैं। ठीक है? अगर वो समझ आ रहे हैं ना तो हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग बन चुकी है। अगर तुम इसमें कंफ्यूज हो तो तुम वापस इसको जब तक नहीं याद करते आगे नहीं बढ़ो, क्योंकि इनकम टैक्स इतना कॉम्प्लेक्स है कि गुम कर देगा तुम। तो इसको हमने ना बड़ा प्यार प्यार से चलाना है, सॉलिड फाउंडेशन बनानी है। ठीक है? ये जो केट एंड माउस है ना, जिसमें हम केट बने होते हैं, ये सेल्स टैक्स में हम केट एंड माउस हैं, हम केट हैं और वो माउस है, हम उससे खेल रहे हैं। इस हद तक हमने खेला उसके साथ, मगर इनकम टैक्स में हम माउस हैं, वो कैट है, वो हमसे खेलेगा। अगर केट बनना चाहते हो तो पहले उसको आराम आराम से पहले समझो। पहले चीज क्या क्लियर होनी चाहिए, और वो है स्टेप्स फ्रॉम फर्स्ट टू पेएबल। तो मैं अगर कहूं हेड्स कितने? 5। सैयदा बिस्मा ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया है। उसने कहा है सर 10% लेना चाहिए। बेटा देखो सैयदा बिस्मा बिल्कुल सही बेटा, मगर मैंने चूंकि 10% अज्यूम रेट की बेसिस पे अज्यूम किया था, इधर मैंने एक्चुअल की बेसिस पे अंदाजा लगा के खुद कैलकुलेट करके दिया है। तुम्हारा पॉइंट वैलिड है, मगर यहां मैंने जो क्रेडिट की रेट लिया है वो अज्यूम नहीं लिया। ठीक है बेटा? अच्छा सुने बेटा, सुने, फर्स्ट स्टेप क्या था? स्टेप अमाउंट चार्जेबल। आपने पांचों हेड्स देखे, अमाउंट चार्जेबल कहीं टाइटल दिया हमने? कहीं टाइटल नहीं दिया, उसको एक्चुअल हमने लिखा। राइट? दूसरा क्या था? क्या डिडक्शन टाइटल दिया? कितने हेड्स में डिडक्शंस को हमने लेस किया? एक में हमने क्यों नहीं किया? और वो कौन सा था? ओके नेक्स्ट, क्या मिला हमें? ये पॉजिटिव थी कि नेगेटिव थी? नेगेटिव भी हो सकती थी। कब? और लॉस कब आता है? डिडक्शन ज्यादा हो। ठीक है? नेक्स्ट स्टेप क्या था? सम ऑफ ऑल हेड्स। इसमें क्या किया आपने?
सम ऑफ ऑल हेड्स जब आपने किया तो सेम कॉलम में किया या आगे कॉलम बढ़ा दिया, ताकि सारी कैलकुलेशन सब उसमें होगी, ठीक है। सम ऑफ ऑल हेड्स के बाद क्या किया आपने? एग्जैम्प्ट इनकम सवाल में थी, ठीक है। उसके बाद क्या किया आपने? फिर क्या हुआ? लेस किया। फिर क्या किया? अब क्या किया आपने? कौन से? इस सवाल में कितने टोटल? कितने? 4। कौन सा इसमें गिवन था? ज़कात का अमाउंट कितना था? 2 लाख। सारा का सारा लेस किया हमने। क्या मिला उसके बाद? अब क्या किया आपने? फिर क्या मिला उसके बाद? उसके बाद टैक्स पेएबल, ठीक है। क्रेडिट कौन सा था? एक एक्टिविटी वाला, डोनेशन वाला, और एक। अच्छा बेटा, अब ना आप एक काम करें सारे, इसी सवाल की बेसिस पे, ये जो सवाल था ना, इसी की बेसिस पे मैं एक काम करता हूं, जरा कुछ लिखना चाहता हूं और तुम मुझे बताओ क्या आपको ये चीज समझ आ रही है। अब देखना, जरा मेरी बात सुनना। अब आप देखो ये क्या है, तो मुझे भी पता है, हेड है। शाबाश, हेड ऑफ इनकम। एक हेड ऑफ इनकम है। जब हम इसे पढ़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज सीखेंगे। शाबाश, सिर्फ और सिर्फ एक चीज सीखेंगे कि इसमें अमाउंट चार्जेबल कौन से हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या सीखेंगे बेटा इसमें? बस। और बिलीव मी, वो लेंथी टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, जितना भी टाइम लगे, मगर एंड पे आके मैं 2 सफे तक उसको लिमिट कर दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। 2 सफे में इंटायर टॉपिक लिमिट हो जाएगा। सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए इस हेड में, इसमें चूंकि डिडक्शंस अलाउड, तो हम सिर्फ पढ़ेंगे क्या? ओके, इनकम, ये क्या है बेटा? इसमें क्या पढ़ोगे आपने? इसमें अमाउंट चार्जेबल पढ़ना था, राइट। और दूसरा क्या होता है? डिडक्शंस अलाउड। ये नहीं होगा तो ये यस। इसमें क्या होगा बेटा? दोनों, ठीक है। और चलो ठीक है, बाकी सब में सही होगा, ठीक है। इनकम फ्रॉम, ये है क्या पहले बताएं? ये हेड ऑफ इनकम है, ठीक है। उसके बाद क्या है? कैपिटल गेन्स। क्या है ये? इसके बाद क्या है? इनकम फ्रॉम अदर। ये क्या है? इन सब में हमने क्या पढ़ना है? नहीं, शक, अमाउंट चार्जेबल भी पढ़ेंगे। अब देखो सब में यस। अब सुने, ये नंबर करूं तो कितने टॉपिक हो गए? 5 टॉपिक हो गए। मैं एक चीज आपको शो करना चाहता हूं, जस्ट शो करना चाहता हूं, सब्र रखना। क्या इसी कैलकुलेशन में हमने ये देखा कि कोई चीज होती है जिसका नाम है लॉसेस? ये इसके बारे में आपको क्या पता है अब तक? क्या पता है लॉसेस होते कैसे हैं? किसी भी हेड में जब डिडक्शंस अलाउड इन अमाउंट चार्जेबल से एक्सीड कर जाएं, डिडक्शंस अलाउड, तो लॉस होता है। उसको कहते हैं लॉस अंडर द हेड। उसको क्या करते हैं? लॉस को सेट ऑफ, किसी और इनकम से सेट ऑफ। इतना तो पता है ना तुम्हें? इतना तो आपको पता है। अब सुने, लॉसेस से मुतालिक जब हम आएंगे तो हम 3 चीजें पढ़ेंगे। एक, सुनिएगा मेरी बात बेटा, लॉस अराइज कैसे होता है, जो हम अभी हमने पढ़ लिया। लॉस अराइज कैसे होता है बताओ? हेड ऑफ इनकम में अमाउंट चार्जेबल से। ओके, दूसरा हम पढ़ेंगे कि इसे सेट ऑफ कब करते हैं, कब नहीं करते, क्योंकि हर हेड के हर लॉस के हवाले से अलग अलग रूल्स हैं। और तीसरा हम पढ़ेंगे कि इन्हें कैरी फॉरवर्ड कब करते हैं, कब नहीं करते। कुल 3 एस्पेक्ट होंगे इस टॉपिक के। ओके, सुनो मेरा बेटा, तवज्जो चाहिए मुझे। क्या आपने ये देखा कि कोई ये टॉपिक भी है? मैं आपको देखो सवाल में ये चीजें शो करा चुका हूं। एग्जेम्पशन किसे कहते हैं? एग्जेम्पशन किसे कहते हैं? मैं इसको यूं लिखना चाहता हूं, रुको, मैं इसको यूं लिखना चाहता हूं, एग्जेम्पशंस एंड टैक्स
कंसेशंस, ताकि मैं किसी चीज से ना कनेक्ट करूंगा आपको, ठीक है, कंसेशंस। अब मुझे बताओ ये क्या है? जिस पे टैक्स ना हो, क्योंकि इनकम दो किस्म की है, टैक्सेबल और, तो कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, जो एग्जेम्प्ट होगी, तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा टू फाइंड आउट कि कौन सी इनकम टैक्सेबल नहीं है? एग्जेम्पशन इन टैक्स कंसेशंस। तो ये चीज में हम, जब मैं एग्रीकल्चरल इनकम का क्या बताया आपको, कब पढ़ेंगे? जब एग्जेम्पशन पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे। क्या सिर्फ एग्रीकल्चरल इनकम होगी या और कुछ भी होगा? और भी होगा, और भी इनकम्स होंगी। तो आपको जब याद हो जाएगा ना कि ये इनकम्स टैक्सेबल नहीं है, तो तुम कैलकुलेशन में उसे कहां ऐड करोगे? नहीं, कहां ऐड करोगे? नेट टोटल इनकम में ऐड करोगे, फिर लेस कर लोगे। जब आपको पता होगा तब ये कर पाओगे ना। अच्छा, क्या हमने इस सवाल में, सुनो मेरे बच्चों, क्या इस सवाल में हमने ये देखा कि कोई ये चीज भी होती है? हमने देखा इसको? बताओ ये क्या चीज होती है बेटा, बताओ, डिस्क्रिप्शन तो बताओ ना। ये क्या होती है? ये वो अमाउंट्स हैं जो कितने? 4। 3 तो मैंने बताए थे ना आपको, बताओ वो 3 कौन से थे? ज़कात, पहला क्या था बेटा? ज़कात। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? ये देखो, ज़कात, वर्कर्स वेलफेयर फंड, वर्कर्स, ये ओमिट हो चुका है, जो लास्ट अटेम्प्ट में था, इसमें नहीं है। और ये कौन सा लिखा है बेटा? डिडक्टेबल अलाउंस फॉर। तो चारों याद कर लो भाई, पढ़ेंगे, ये टॉपिक है सेपरेट। अभी तो 4 आ गए ना सामने, मगर कम से कम तुम अगर थोड़ी सी एफर्ट करो तो याद तो हो सकते हैं। पहला क्या है बेटा? ज़कात। दूसरा क्या है? WWF। तीसरा क्या है? WPPF। ये दोनों की डिटेल आएंगे, ये कुछ फंड्स में पेमेंट है। और चौथा क्या है? एजुकेशन एक्सपेंस। बस एजुकेशन एक्सपेंस मुझे इतना चाहिए। ये चारों को क्या करते हैं बताओ? छोड़ दो, वो अभी डिटेल में नहीं जाओ, वो सेपरेट टॉपिक है। मुझे एक बात बताओ, इन चारों को क्या करते हैं? शाबाश, लेस करते हैं। कहां से? नेट टोटल इनकम से लेस करते हैं। किसी फार्मूले के थ्रू या सारा अमाउंट? अब तक जो हमने पढ़ा है, ज़कात का तो सारा अमाउंट था, WWF का भी सारा अमाउंट है। तो बाकी डिटेल पढ़ेंगे, आगे चल के देखेंगे क्या मामला है। मगर जो भी है उस वक्त आएगा। इस वक्त हमने लॉ ने कितने बताए हमें? बस इतना सीख लो, तफसील तो बताएगी ना। मैं वो काम करने लगा हूं कि इनकम टैक्स बेटा इंशाल्लाह तुम्हें तंग नहीं करेगा, वरना मैं तुम्हें बताऊं ये बिल्ली है, ख्वाबों में आएगा। इतना मुश्किल और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बच्चे से हैंडल नहीं होता एंड पे। मेरा इस वक्त ऑब्जेक्टिव क्या है कि डे 1 से इसको ग्रिप करके चले। तो इसीलिए इन चीजों पे क्लियर होना जरूरी है। बता रहा हूं बेटा, क्या डिडक्टेबल अलाउंस का किसी का नाम बता सकते हो तुम? ठीक है बेटा, ओके। मुझे एक बात बताओ, क्या आपने देखा इस सवाल में तो कोई ये भी था? क्या था? डोनेशन और विदहोल्डिंग, एडवांस टैक्स, टैक्स ऑलरेडी पेड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, टैक्स क्रेडिट क्या है? रिड्यूस अमाउंट, जो एनी अमाउंट जो टैक्स लाइबिलिटी को बस कम कर दे, अमाउंट जो लाइबिलिटी को रिड्यूस करे। क्यों करेगा? पढ़ेंगे। अब मेरी बात सुनो बेटा, ये जो आपने लिस्ट बनाई है ना टॉपिक की, अब मैं आपको देता हूं एक मशवरा। आप ये वाले टॉपिक जब एक्चुअल एक एक को करोगे ना, जो आपने एक सवाल भी कर लिया, तो ये आपके इनकम टैक्स का टोटल कोर्स कितने मार्क्स का है? 60। ये उसका 80% है, ये उसका 80% है। रिमेनिंग 20% बताऊं क्या है उसका? प्रोसीजर। प्रोसीजर 20% उसका इनकम टैक्स का प्रोसीजर है। ये हम ना ना ना, सुने सुने सुने, हम बात करें इनकम टैक्स की। सेल्स टैक्स 30 मार्क्स कर चुके हो, सेक्शन 1, बाकियों को रिकॉर्डिंग जैसे मैंने कहा था। इनकम टैक्स के हैं कितने मार्क्स? 60। 60 में से 80% ये है। तो थ्योरी भी बनेगी इसी से, सिनारियो भी बनेगा इसी से, और न्यूमेरिकल भी देखा तुमने इसी से बना। अब जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, जैसे रिटर्न, असेसमेंट, अपील, थ्योरी के चंद एक टॉपिक है। थ्योरी के
चंद एक टॉपिक हैं जो 20% कॉन्स्टिट्यूट करेगा कोर्स का। इसका मतलब क्या है, सुनो, अगर हम प्रैक्टिकल पे मेहनत करेंगे, इन अदर वर्ड्स हम थ्योरी पे भी मेहनत कर रहे हैं, इन अदर वर्ड्स हम सिनेरियो पे भी मेहनत कर रहे हैं, तो हमारा जो इनकम टैक्स होगा, जब न्यूमेरिकली सॉल्व कर पाओगे तो समझो 80% तुम सॉल्व कर रहे हो। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि देखो एक ही सवाल तुमने किया मगर 80% ऑफ द कोर्स उसका है। अब ICAP की बुक उठाओ आज कल जब भी, और इनकम टैक्स के पोर्शन में जाके तुम सिर्फ कंटेंट देखो कि कौन से टॉपिक्स हैं, ताकि तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि जिस वे में हम लेके जा रहे हैं हम इजीली कोशिश करेंगे, इजीली जल्द से जल्द पास पेपर तक आ जाएं। अब हम क्या करेंगे, इसी लिस्ट के टॉपिक्स को पढ़ रहे होंगे। हम सबसे पहले हेड ऑफ इनकम है ना, हम देखो मैंने क्या कहा था, पास पेपर प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, वो नहीं जो मेरे बनाए हुए सवालात हो, नहीं, ICAP के सवालात तक लाना है मुझे। तो उसको लाने के लिए मैंने मेथड किया है चेंज। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं इस हेड से, 5 हेड से ना, उसका कोई मखसूस ऑर्डर जरूरी नहीं है। हम सैलरी से भी स्टार्ट कर, मगर सैलरी लेंदी है, सैलरी टाइम ले लेगा, तो प्रैक्टिस कब करवाऊंगा, इसीलिए मैंने किया है स्ट्रेटजी चेंज। मैं कर रहा हूं किससे स्टार्ट, ताकि जल्दी मैं तुम्हें प्रैक्टिस भी कराऊं पास पेपर की। क्लियर है बेटा? हम पहला हेड स्टार्ट कर रहे हैं इनकम फ्रॉम। अब मुझे बताओ, मैंने अभी उसको स्टार्ट तक नहीं किया मगर तुम्हें ऑलरेडी कुछ पता है। क्या पता है तुम्हें? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का बेटा अब तक क्या पता है आपको? सबसे पहले नहीं, उससे भी पहले, उससे भी बेसिक्स पे जाओ। इसमें अमाउंट चार्जेबल से डिडक्शंस अलाउड लेस की जाती हैं। डिडक्शंस अलाउड क्या की जाती हैं? लेस की जाती हैं। और कौन सी डिडक्शंस होती हैं जो लेस करते हैं बेटा, वो हम लिस्ट पढ़ेंगे। कौन सी इनकम्स होती हैं वो लिस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं बेटा कुछ नोटिंग करवाऊंगा, देखो मेरी बात सुनो, लिखोगे ना, लिखोगे। मैं आपको बता रहा हूं सेक्शन 1 को डे 1 से बता रहा हूं, आप सबको अब दोबारा बता रहा हूं कि अल्लाह ने इंसान को इल्म बिल कलम सिखाया है। इल्म बिल कलम, कलम लिखने से सीखोगे बेटा। तो मैं ना आपके साथ साथ लिख रहा हूं, प्लीज लिखो, मेरे साथ साथ लिखो, ताकि करंट लर्निंग करो यार। एंड पे आके क्यों रो रहे होते हो यार, कितनी तकलीफ होती है एंड पे आके, हर दफा वही सफरिंग, उस सफरिंग में जाओ ही नहीं ना, शुरू से करो, साथ साथ करते हैं। और इतनी मुश्किल नहीं है, देखो तीसरी क्लास में हमने आके तकरीबन सारे कोर्स का हमने आइडिया ले लिया। अब हम एक 1 बाय 1 पे जाते हैं, 1 बाय 1 को उठाते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा, किसे उठाएंगे? ओके, नोटिंग में साथ साथ करूंगा, इसीलिए आपने ना उसको साथ साथ लिखना भी है। ये हमारा फर्स्ट हेड ऑफ इनकम है और उसका टाइटल क्या है? इनकम फ्रॉम, कोई बात नहीं, मैं इसको काला कर देते, हो गया काला। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ठीक है बेटा। अब बताएं इस हेड की कैलकुलेशन कैसे होती है। सबसे पहले क्या आता है? अमाउंट चार्जेबल, उससे क्या लेस करेंगे? डिडक्शंस अलाउड। तो हमें क्या मिलेगा? इनकम अंडर द हेड। तो हमें क्या सीखना है? सबसे पहले अमाउंट चार्जेबल में क्या आता है, फिर हम कहां जाएंगे? डिडक्शंस अलाउड में जाएंगे। ठीक है, अब तक अमाउंट चार्जेबल का हमने क्या पढ़ा हुआ है? इसमें क्या आता है? रेंट आता है। कौन सा रेंट आता है? जो लैंड या बिल्डिंग से है, और वो भी कब? जब वो, इतना तो हमने पढ़ लिया, मगर आज हम इसकी और तफसील में जा रहे हैं, राइट? अच्छा, सबसे पहले, अच्छा मैं ना बेटा एक काम करूंगा, देखो आपने ना सिर्फ नोटिंग करनी है, आपने ना ये डायरेक्ट वाली बातें से इसलिए करना चाहता हूं, इसलिए दिखाना चाहता हूं, ताकि बेटा आपको लॉ से डर खत्म हो कि इतना मुश्किल नहीं होता। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इसमें कुछ चेंजेस हुई हैं, रिफ्रेशर के बच्चे बड़े अटेंटिव रहेंगे कि काफी सारी चेंजेस हुई हैं बेटा, कुछ ओमिट हो चुका है। अच्छा, मैं ना अपने तरीके से जाऊंगा, इसीलिए ना आप जरा सब्र से रहिएगा, कोई भी इसमें टेंशन ना ले। मैं अपना बेरेक भी यूज करूंगा, मगर नोटिंग साथ लिखूंगा, मैं खुद लिखूंगा, तो तुमसे भी लिखवाऊंगा। तो तुम्हें लिखना चाहिए, पिक्चर और PDF पे नहीं, लिखना है करंट लर्निंग की वजह से। अब सबसे पहली बात ये देखो, सेक्शन है 15, जहां से ये स्टार्ट हो रहा है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इसमें हमें पता चलेगा
अमाउंट चार्जेबल कौन से, इस हेड में अमाउंट चार्जेबल क्या है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं बेटा। सबसे पहले ही उसने बता दिया रेंट। सबसे पहले क्या बताया, रेंट। ओके रेंट। अब मैं साथ साथ इसको ना लिखता जाऊंगा ताकि तुम्हें दिखाऊं किस तरीके से। अब क्या पढ़ रहे हैं बेटा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, उसमें क्या कर रहे हैं हम, अमाउंट चार्जेबल कर रहे हैं। और उसका पहला पॉइंट हमें क्या मिला, रेंट। रुक जाओ बेटा, रेंट, सबर करना जरा, सबर सबर, रेंट। ओके, इस रेंट पे कुछ और तफसील आएगी जो हम यहां लिखेंगे, मगर इधर जाओ, रेंट कौन सा, रेंट कौन सा, रिसीव्ड। ऑनलाइन के स्टूडेंट्स फॉलो हो रहे हैं बेटा, रेंट कौन सा, रिसीव्ड। अब तफसील है ना, हमने जो पहले पढ़ा था वो भी कवर होगा, आगे बढ़ेंगे। रिसीव्ड, यहां क्या लिखा है, रिसीव्ड, या ऑनलाइन के स्टूडेंट्स बेटा ऑल क्लियर, रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल, रेंट रिसीव्ड या, ये क्या बात कर रहे हैं, रेंट, आगे पढ़ो, बाय अ पर्सन, ये वर्ड गौर से सुनो, फॉर अ, रुक जाओ, अब मैं थोड़ा नोटिंग करूंगा। रेंट कौन सा, क्या लिखा था, रिसीव्ड और रिसीवेबल, फिर क्या लिखा था, नहीं 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 नहीं, फॉर अ, बस रुको, ये समझ लिया ना, समझोगे बहुत बड़ा हमने एक पॉइंट सीख लिया। पहले इसको तो सीखो, आगे बढ़ेंगे। अब हम कॉन्सेप्ट बनाएंगे, पहले हम आगे तो जाएंगे, पूरी चीज ग्रिप पे तो करनी है ना, समझ आएगी तो प्रैक्टिकल में तुम खेलोगे, वरना वो खेलेगा। ठीक है, हम कब खेलेंगे, जब हमें ग्रिप होगा। बिल्ली बनना है, बिल्ला नहीं। ओके, तो पहली चीज इसने क्या कहा, रेंट, फिर कहा रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर अ, अच्छा। अब आप सुने, हर हेड में, हर हेड में बेटा, किसी भी हेड ऑफ इनकम, अब ये बात हो रही है जनरल कॉन्सेप्चुअल बात हो रही है, इस वजह से मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं कॉन्सेप्चुअली। इसका ताल्लुक सिर्फ इस हेड से नहीं, हर हेड से। हर हेड ऑफ इनकम में हमें दो सवालात पूछने होते हैं। सबसे पहले कि बताओ कि कौन सा अमाउंट है जिसे चार्जेबल किया गया है, और दूसरा हमें सवाल करना होता है कि बताओ उस अमाउंट का बेसिस ऑफ चार्ज क्या है। बेसिस ऑफ चार्ज क्या है, ये दो बातें हैं जो हमें समझनी होती हैं, अमाउंट और बेसिस ऑफ चार्ज। आप बेसिस ऑफ चार्ज के लिए अगर समझना चाहते हो तो ये सुनो, अकाउंटिंग मेथड क्या है, अकाउंटिंग मेथड क्या है, क्या हम उसे कैश बेसिस पे टैक्स करेंगे इनकम को, या अक्रूवल बेसिस पे करेंगे। कैश बेसिस पे रिसीव होगा तो टैक्स होगा, और अक्रूवल बेसिस पे, रिसीवेबल बेसिस पे भी टैक्स होगा। अब सुनो, तुम ना अगर मेरी बात को बेटा, जैसे मैं बता रहा हूं, क्लास में अटेंटिव और 10-20 मिनट की प्रैक्टिस बेटा इंशाल्लाह तुम्हें तंग नहीं करेगा, बट क्लास में अटेंटिव। अब एक बात सुनो, इनकम टैक्स में अकाउंटिंग की तरह यूनिफॉर्मिटी नहीं है। इनकम टैक्स में हेड टू हेड ये चेंज होगा। इसका मतलब एक बंदा कहीं कैश बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहा होगा, कहीं रिसीवेबल बेसिस पे कर रहा होगा, और कहीं हाइब्रिड मेथड होगा, यानी दोनों। तो हमें इस पे क्लियर होना चाहिए कि हेड ऑफ इनकम कौन सा है, इनकम कौन सी है, बेसिस क्या है। तो बताओ इस हेड में, कौन से हेड में, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में अमाउंट कौन सा था, रेंट। बेसिस ऑफ चार्ज क्या था, लिख चुका हूं, लिख चुका हूं ना 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 ना, लॉ के लफ्ज इस्तेमाल करो, रिसीव्ड और रिसीवेबल। और देखो जो असल चीज है रिसीव्ड और रिसीवेबल में, मैं इसके प्रैक्टिकल बनाऊंगा अभी, ठीक है ना। जो असल चीज है वो ये है कि रिसीव्ड और रिसीवेबल तो है, मगर फॉर टैक्सेशन। अब लिखो एक सवाल, लिखो, नोटिंग करो जरा, ये तुमसे करवाऊंगा नोटिंग। एक सवाल लिखो, इस पेज को छोड़ो, अगले पेज पे जाओ, लिखो एक सवाल, लिखो बेटा, लिखो लिखो। मिस्टर टैक्सपेयर इज, टैक्सपेयर, मिस्टर टैक्सपेयर इज ओनर, मिस्टर टैक्सपेयर इज ओनर of a house, Mr. Taxpayer is owner of a house during tax year 2022
He rented the house to Mr. A. He rented the house to Mr. A and received following amounts. And received following amounts. ठीक है, अब आप लिखो केस 1, नंबर 1 नहीं, केस 1, अलग अलग केसेस हैं। केस 1 यानी अलग अलग सवालात बन रहे हैं। केस 1, मंथली रेंट of rupees, monthly rent of rupees 40,000. Case 2, $40,000 लिखें। केस 2 टोटल केस 2 या केस बी, अलग अलग केसेस हैं बेटा। केस 2 टोटल रेंट ऑफ 320,000, टोटल रेंट ऑफ कितना बेटा, वेयर इज मंथली रेंट was 40,000 per month, whereas monthly rent was 40,000 per month. Case 3, total rent of 600,000, okay, total rent of 600,000, whereas monthly rent was 40,000 per month. Whereas monthly rent was 40,000. अब आप in each of the above cases amount chargeable under the head income from property determine करो for the tax year. This is the key word, क्योंकि रेंट अब आप तीनों केसेस में करो बताओ। केस 1 में केस टोटल इनकम, बेटा उसामा क्या मतलब इसका? अच्छा बेटा, केसेस तुम्हें पता है, हमारे पास था केस 1, ओके। बताएं केस 1 में अमाउंट कितना है? 40,000। डेटा गिवन है 40,000 पर मंथ, कुछ नहीं बताया। इसका मतलब ये है पूरे साल का हर महीने मिला। रिसीव्ड और रिसीवेबल बराबर है, जितना रिसीवेबल था उतना ही मिल गया। ऐसा है कि नहीं है? केस 1 में देखो पर मंथ कितना है, तो इतना मिला ना, तो मिलना कितना था? इतना ही मिलना था। तो हमारे लॉ के हिसाब से रिसीव्ड रिसीवेबल दोनों केसेस इस पे अप्लाई कर रहे हैं फॉर अ टैक्स ईयर। दोनों सूरतों में कितना बन रहा है उसका? 480। तो हम टैक्स कितना करेंगे? 480। बेटा समझ रहे हो मेरी बात को या नहीं? ये है लॉ की एप्लीकेशन। जो बच्चा ना लॉ समझता है फिर भी उसको सवाल नहीं होता क्योंकि लॉ अप्लाई नहीं कर पाता, और लेक ऑफ प्रैक्टिस को मैं इस दफा खत्म ही कर दूंगा इंशाल्लाह। लेक ऑफ प्रैक्टिस तुम्हें फील ही नहीं होगी कि हमने प्रैक्टिस नहीं की, भाई पढ़ाई प्रैक्टिस से रहा हूं। ये क्या है ये बताओ? ये रिसीव्ड हुआ और इतना ही रिसीवेबल,
फॉर, इसमें वर्ड फॉर बड़ा इंपॉर्टेंट है, फॉर टैक्स ईयर भी था, ठीक है। केस 2 पे आ जाओ बेटा, केस 2। अब मुझे बताओ केस 2 में फैक्ट्स कितने हैं? 2-3 फैक्ट्स हैं। पहली बात क्या बताई गई है? रिसीव कितना हुआ? ओके, इसका मतलब है कि अगर हम इसे यहां लेते हैं और ये लिखते हैं कि हमने रिसीव कितना किया, रिसीव हमने किया है 320। ओके ओके, अच्छा क्या रिसीवेबल मालूम कर सकते हो? कैसे मालूम करोगे? क्योंकि हमें डेटा गिवन है। कहां गिवन है? उसने क्या लिखा है? रिसीव्ड 320। फिर आगे चल के क्या बोल रहे हैं? वेरेज मंथली रेंट कितना है, उस हिसाब से कितना बना? 480। अब मुझे बताओ कौन सा टैक्स करूं? अब बताओ कौन सा टैक्स करूं? जब दोनों बराबर थे तो मसला नहीं था। अब गौर से देखो लॉ को, क्या कहता है? रेंट रिसीव्ड फॉर अ टैक्स ईयर को टैक्स करो, या रिसीवेबल फॉर अ कोई whichever is higher, received और receivable for a tax year। तो चूंकि रिसीव्ड कम है मगर रिसीवेबल वो टैक्स होगा। बताओ केस 2 में क्या टैक्स करोगे? 480 टैक्स होगा। जो नहीं रिसीवेबल आप छोड़ दो ना, 320 मिला 480, टैक्स कितना करेंगे? बस डिफरेंस क्यों निकाल रहे हो? हमने डिफरेंस नहीं निकालना, हमने टैक्स किसको करना है? 480 को। जी बेटा, जी पूछ लो। बाद में रिसीव करेगा, अक्रूवल बेसिस पे टैक्स हो रहा है उसका। देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या है? मुझे एक बात बताओ, दोनों का डिफरेंस क्या है? 160, टैक्सेबल क्या है? 480। इसका मतलब उसका कितना अमाउंट रिसीवेबल बेसिस पे टैक्स हुआ? 160। वो बाद में रिसीव करेगा, टैक्स अभी दे दे, ठीक है। इसका मतलब है रिसीवेबल बेसिस पे टैक्स हुआ। ओके, यहां दोनों बराबर थे, यहां कौन से बेसिस पे हमने टैक्स किया बताओ? मगर रिसीवेबल फॉर अ टैक्स ईयर, यार इसको नहीं बोलना फॉर अ टैक्स ईयर को। तीसरा केस बताओ बेटा, बोलो क्या है? रिसीव कितना है? 6 लाख। ओके, हमें इन द ईयर रिसीव होता है 6 लाख। बताओ रिसीवेबल कितना था? ये कैसे हो सकता है? 480। अब गौर से सुनना, इसका मतलब है फॉर द ईयर 480 था, रिसीव भी इतना होना चाहिए था, नहीं रिसीव ज्यादा हो गया। इसका मतलब है कि यहां हमें कुछ अगले ईयर का एडवांस रिसीव हुआ है। अब एक क्वेश्चन लिखो, लिखो एक नोट अपने लिए, लिखो मेरा बेटा, इज एडवांस रेंट चार्जेबल टू टैक्स? इज एडवांस टैक्स एडवांस रेंट चार्जेबल टू टैक्स? ये क्वेश्चन लिखो, इज एडवांस रेंट चार्जेबल टू टैक्स? क्या ये चार्जेबल टू टैक्स है? अगर एडवांस रेंट मिल जाए तो क्या वो चार्जेबल टू टैक्स है? अब सवाल क्या है, इज एडवांस रेंट चार्जेबल टू टैक्स? जवाब तुम्हारे सामने है। नहीं यार, ऐसे कैसे से दुख तो ना दो ना, ये मैंने लाल जो किया हुआ है ना, ठीक है ना, ये जो लाल किया हुआ है ये क्यों किया हुआ है मैंने? इस पे तो फोकस करो। रिसीव्ड भी फॉर अ टैक्स ईयर, रिसीवेबल भी फॉर अ टैक्स ईयर। मेरा बेटा अगर मैं इसे चेंज कर देता और रिसीव या रिसीवेबल के साथ अगर लॉ लिखता इन अ टैक्स ईयर, तो टैक्सेबिलिटी चेंज हो जाती। रिसीव्ड इन अ टैक्स ईयर होता, पूरा अमाउंट टैक्स हो जाना था, क्योंकि मिल चुका है। मगर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में इन अ टैक्स ईयर नहीं लिखा, क्या लिखा है? समझ आ गया पूरा? अब इस केस में कितना टैक्स करूं? इस केस में 480 टैक्स होगा, यानी कि अगेन वो रिसीवेबल बेसिस पे टैक्स हुआ। और हालांकि रिसीव्ड ज्यादा था मगर हमने इसी बेसिस पे टैक्स कर दिया। रिमेनिंग कितना है?
रिमेनिंग कितना है, ये माइनस ये कितना है, इसका क्या करोगे, इस ईयर टैक्स नहीं होगा, अगले साल होगा जब वो रिसीव हो जाएगा, क्योंकि अभी ये अनअर्न्ड इनकम है। क्योंकि लॉ ने क्या लिखा, रिसीव्ड और रिसीवेबल, मगर बड़ा कीवर्ड क्या है, फॉर अ टैक्स ईयर। सारे केसेस कवर हो गए, अब एग्जामिनर इससे बाहर नहीं जा सकता। अगर उसने ये पूछना है ना, इनमें से कोई केस दे देगा, तो याद रखना रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर अ टैक्स ईयर उस ईयर के लिए होगा। और अगर उस ईयर के लिए नहीं है, एडवांस है, तो मैंने सवाल क्या लिखाया था, सवाल क्या लिखवाया था, इज एडवांस रेंट चार्जेबल, जवाब है नो, नो, वो अगले साल टैक्स होगा। जी बेटा, नहीं नहीं नहीं, मेरे कहने का उस तरह ना जाओ, व्हिचएवर इज हायर में फॉर की बात सुनो, फॉर अ टैक्स ईयर, फॉर अ टैक्स, ये टैक्स होगा यहाँ पे, मैं बताता हूँ बेटा, बताता हूँ, ये होगा टैक्स यहाँ पे, ये होगा टैक्स यहाँ पे, और ये होगा टैक्स यहाँ पे, ठीक है बेटा। इन टैक्स ईयर को छोड़ दो, यहाँ लॉ में इन नहीं लिखा, फॉर लिखा है, इन लिखा होता तो सारा अमाउंट टैक्स हो जाता। एक सेकंड दीजिएगा बेटा, जरा सब्र रखें, मेरी बात जरा तवज्जो सुने, क्लास 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 क्लास, थोड़ा सा एक सेकंड बेटा, एक्सक्यूज मी, ऑन कैंपस के सारे बच्चे, बेटा थोड़ी खामोशी चाहिए आप सबकी। बेटा एक पॉइंट कंप्लीट करना है तो मुझे आपकी खामोशी चाहिए। मुझे पता है आपका डिस्कशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो जब आपका डिस्कशन कर लोगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के सियासी मसले हल कर लोगे। मुझे पता है तुम अभी क्या डिस्कस कर रहे हो, भाई थोड़ी तवज्जो बेटा, जस्ट वन पॉइंट, समझ आ गया, जो कुछ लिखा है समझ आ गया, बताओ क्या लिखा है, रेंट रिसीव्ड और फॉर अ, ये लिखो, ये देखो क्या लिखा है, रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय अ पर्सन फॉर अ, समझ आ गया। ओके, अब थोड़ा सा एक कवर करूंगा पॉइंट आगे, फिर अदर देन रेंट कौन सा, क्योंकि एग्जाम्प्ट रेंट हेड में नहीं आता, कहीं और ऐड होता है। कहाँ ऐड होता है, कहाँ ऐड होता है, कहाँ ऐड होता है यार, ये तो याद होना, किस में ऐड करते हो तुम भाईजान, पहले सम ऑफ ऑल हेड्स होता है उसमें ऐड करें, सम ऑफ ऑल हेड्स में ऐड करेंगे, ठीक है। तो उसमें ये जो है ना, इनकम अंडर द हेड में नहीं आता, इसलिए बार बार देखोगे अदर देन रेंट एग्जाम्प्ट, तो वो आ भी नहीं सकता, शैल बी चार्जेबल टू टैक्स इन दैट ईयर अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अब बेटा सुनो सुनो, एक पॉइंट अभी अधूरा है, रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर, तो की पॉइंट क्या था, कौन सा अमाउंट इस हेड में टैक्स हुआ, कौन सा अमाउंट इस हेड में टैक्स हुआ, कौन सा अमाउंट इस हेड में टैक्स हुआ, रेंट टैक्स हुआ, किस बेसिस पे टैक्स हुआ। इसका मतलब है कि दो सवालात हमने लिखे थे, हमें उनका जवाब मिल गया। पहला सवाल क्या था, इस हेड में अमाउंट चार्जेबल क्या है, जवाब बताओ, किस बेसिस पे उसको चार्ज किया जाता है, जवाब बताओ, मिल गया जवाब। अब इसी चीज को एक लम्हे के लिए थोड़ा सा मैं रीराइट कर रहा हूं, एक चीज इसको देखें, रेंट की डेफिनेशन पे आ जाते हैं, कनेक्टेड है बेटा, नहीं टाइम का इशू नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बस एक चीज से देखो। अब जो लफ्ज यहां इस्तेमाल हुआ रेंट, ये रेंट है, ये यहां इस्तेमाल हुआ, इसकी मीनिंग क्या है, खुद बता रहा है, कहता है जी इसकी मीनिंग ये है, सब्जेक्ट टू सबसेक्शन, रेंट मींस, बस इस पॉइंट को मैं कवर करूंगा, रेंट मींस, पहला पॉइंट नोट करो बेटा, जब भी लॉ में डेफिनेशन इस लफ्ज के साथ होगी मींस, इसका मतलब होगा इस लफ्ज की कोई और मीनिंग नहीं ली जा सकती, डिक्शनरी मीनिंग नहीं ली जा सकती, इसकी यही मीनिंग होगी जो लॉ खुद बता रहे हैं। इस किस्म की डेफिनेशंस को जो मींस के साथ स्टार्ट होती हैं, इनको कहा जाता है एग्जॉस्टिव, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, क्योंकि ये एक्सक्लूड कर देती हैं डिक्शनरी मीनिंग को। द मोमेंट आप लफ्ज देखो मींस, समझ जाओ कि अब डिक्शनरी डेफिनेशन एप्लीकेबल नहीं है। अगर यहीं पे लिखा होता ना इंक्लूड्स, क्योंकि कुछ डेफिनेशन ऐसी होती हैं जो वर्ड इंक्लूड्स के, उसमें डिक्शनरी मीनिंग भी अप्लाई करती है, तो जब पहुंचेंगे किसी ऐसी डेफिनेशन पे तो बताऊंगा। इसका मतलब क्या है कि इधर जो वर्ड रेंट है उसकी मीनिंग कहां है, नीचे ये है, रेंट मीन्स, अब बेटा थोड़ी तवज्जो सुनना, रेंट मीन्स
एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द ओनर। अब ये चीज कहाँ आ रही है, ये इधर आ रही है, ये रेंट है ना, रेंट। रेंट की मीनिंग क्या है, ये देखो रेंट क्या लिखा था, रेंट मीन्स क्या लिखा था बेटा, बताओ मुझे, रेंट मीन्स क्या, एनी अमाउंट, रेंट मीन्स एनी अमाउंट। बेटा गौर से सुनना, ये है रेंट एनी अमाउंट। आगे क्या लिखा है, वही बात जो हम कवर कर चुके, रिसीव्ड और रिसीवेबल, रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय ओनर। ओनर किसका बेटा, ओनर किसका, लैंड और बिल्डिंग। ये पढ़ो दोबारा, मीन्स एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द ओनर ऑफ लैंड और बिल्डिंग एज कंसिडरेशन। क्यों मिला, क्यों मिला, एज कंसिडरेशन, एज कंसिडरेशन। अच्छा जी, किस चीज की कंसिडरेशन, दो चीजों की कंसिडरेशन, फॉर द यूज और ऑक्यूपेशन। तो पहला क्या है, यूज और ऑक्यूपेशन, और दूसरा है राइट टू यूज और ऑक्यूपाई। ये मैं एक्सप्लेन करता हूं, राइट टू यूज और ऑक्यूपाई क्या होता है। अब देखें, कंसिडरेशन फॉर यूज और ऑक्यूपेशन ऑफ और द राइट टू यूज और ऑक्यूपाई द लैंड और बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग, राइट टू यूज और ऑक्यूपाई क्या, लैंड और बिल्डिंग। इसका मतलब क्या है कि जो डेफिनेशन लॉ में है रेंट की, उसमें पहला अमाउंट यूज समझो। रेंट की डेफिनेशन में तीन चीजें आएंगी, तीन चीजें आएंगी। नंबर वन मैंने आपके साथ एक फ्लो चार्ट में दे दी, इसको समझो। रेंट किसको कहते हैं, रेंट जो हकीकतन रियल लाइफ में भी रेंट कहा जाए, उसकी मीनिंग लॉ ने तफसील से लिख दी। ये रियल रेंट है, ये जो नंबर वन है ना, ये रियल रेंट है। ये वो अमाउंट है जो रिसीव्ड या रिसीवेबल बाय ओनर हो। ओनर किसका, लैंड और बिल्डिंग का। एज क्या रिसीव हो, कंसीडरेशन। किस चीज की कंसीडरेशन, कि उसकी लैंड या बिल्डिंग को वो यूज कर रहा है या ऑक्यूपाई किया हुआ है, या उसके पास ना राइट टू यूज या ऑक्यूपाई हो। अब इसी को तो हकीकत में रेंट बोलते हैं, रियल रेंट यही तो है। अब आपको अगर एग्जामिनर एक सवाल देता है, कहता है जी इस बंदे ने एक प्लॉट, इस बंदे ने एक फ्लैट, घर, दुकान, ऑफिस रेंट पे लिया और 3 महीने तक उस पे काम कराता रहा, उसको यूज नहीं किया क्योंकि उस पे काम चल रहा था, रिमेनिंग 9 महीने उसने यूज किया, तो रेंट कितने महीने का होगा, 12। क्योंकि पहले 3 महीने में इसके पास राइट तो था ना। तो इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल यूज और ऑक्यूपेशन ना भी हो, सिर्फ क्या हो, तब भी वो रेंट है, तब भी वो टैक्स होगा। ठीक है। रेंट की डेफिनेशन में दो और अमाउंट्स आएंगे। पहला अमाउंट है रियल रेंट, जिसकी डेफिनेशन तुम्हारे सामने है। बाकी दो अमाउंट्स जो होंगे वो हकीकत में रेंट नहीं होंगे, रियल रेंट नहीं है, वो डीम्ड रेंट है। ठीक है। इससे पहले एक थोड़ा सा मैं आपको एक कनेक्शन सिर्फ बना दूं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में टैक्स होने वाला अमाउंट स्पेसिफाई कर दिया गया, उसका नाम है रेंट। और उसको डिफाइन करके
इसमें अमाउंट चार्जेबल को स्पेसिफाई किया गया, क्या कहा गया उसको, वो है रेंट, और रेंट को डिफाइन कर दिया गया। उसमें एक रियल रेंट भी शामिल कर दिया गया जिसकी नंबर है 1, और 2 ऐसे अमाउंट्स भी शामिल कर दिए गए जो हकीकत में रेंट नहीं है, मगर उसको लॉ ने रेंट बना के इसी हेड में टैक्स किया। उसको क्यों रेंट बनाया, ताकि इस हेड में टैक्स हो सके। इसका मतलब कुल मिला के इस हेड में कितने अमाउंट्स आएंगे, 3। एक रियल रेंट और 2 डीम्ड रेंट्स। 1 और 2 डीम्ड रेंट, 1 नहीं 2 हैं, 2 हैं। वो कौन से हैं वो बाद में मेंशन होंगे। इसका मतलब कुल मिला के कितने हुए, 3। इसका मतलब है कि टोटल जो अमाउंट्स होंगे इस हेड में होंगे 3। सिर्फ आपने अब तक 1 सुना और 1 पढ़ा, और वो है रियल रेंट। उसमें क्या कहा गया, ये वो अमाउंट है जो रिसीव्ड या रिसीवेबल होगा बाय द ओनर, किसका, लैंड और बिल्डिंग का, एज व्हाट, एज कंसीडर। भाई जो बिल्डिंग या लैंड की कंसीडरेशन है ताकि उसे यूज किया जा सके, ताकि उसे ऑक्यूपाई किया जाए या उसका राइट टू यूज हो, तो रेंट ही होगा ना। इसी को तो हकीकत में रियल रेंट कहते हैं। तो आगे चल के हम 2 और अमाउंट्स भी पढ़ेंगे जो क्या होंगे, हकीकी रेंट नहीं होंगे, मगर लॉ ने उसको रेंट बोला। अब रेंट बोलने से वो क्या हो गया, इस हेड में टैक्स हो गया। तो इस हेड में 3 अमाउंट्स टैक्स होंगे। दूसरी चीज सुनो, इस हेड में टैक्स होने के लिए ओनर का होना लाजमी है, करेक्ट। कहां लिखा है ओनर, ये देखो यहां लिखा है। क्या लिखा है कि रेंट कब बनेगा, जब कौन रिसीव करेगा, ओनर रिसीव करेगा। तो प्री कंडीशन लग गई इस हेड में आने की कि वो ओनर होना चाहिए। और आगे सुनो, तीसरी चीज, वो रेंट कहां से आना लाजमी है, लैंड और बिल्डिंग से आना लाजमी है। एक कंडीशन भी मिस होगी इस हेड में इनकम चार्जेबल नहीं होगी। क्या आपको ये चीजें समझ आ गई? कोई सवाल? आज की क्लास का टाइम कब तक था? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू। अच्छा जी, ऑनलाइन के स्टूडेंट्स, बेटा यहां तक समझ आ गया सबको? अगली क्लास में इंशाल्लाह तुम प्रैक्टिकल कर रहे होगे। ऑनलाइन के स्टूडेंट्स, बेटा बस आपके सवाल ले रहा हूँ, 1 सेकंड दीजिएगा। नहीं मैंने, हाँ मैं बताता हूँ, हायर अप वाला कॉन्सेप्ट ये था। बस 1 सेकंड, 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड रुको, अभी नहीं जाओ, इसको मैं सवाल का जवाब दे दूं। अच्छा देखो, मैंने हायर अप का क्या बोला था, देखें, एक वो रिसीव्ड है, रिसीव्ड, मगर दोनों में याद रखना इन टैक्स ईयर नहीं लिखा, फॉर टैक्स ईयर। बस फॉर याद रखो, रिसीव्ड हो इतना, रिसीवेबल इतना है, तो क्या होगा 480। नहीं तो 480 तो टोटल था ना, 40,000 पर मंथ था। हाँ तो अगर 320 तो फिर 160 हुए। नहीं, रुको ना, 40,000 ये है, मल्टीप्लाई बाय 12, 480 हुआ, तो 480 रिसीवेबल है इसका, मिला कम तो जो मतलब रिमेनिंग है वो तो 160 हुआ ना है, 160 उसको नहीं मिला, तो 160 तो रिसीव्ड टैक्सेबल होना चाहिए, रिसीव्ड हायर है। रुको ऐसे नहीं होता, आपका रिसीवेबल 160 नहीं है, एज पर योर एग्रीमेंट
आपका एज पर द एग्रीमेंट बात हो रही है, डे 1 पे खड़े हम, हमारा है 480 होने चाहिए। हाँ हमारा है मंथ जुलाई, जुलाई से हम हमारा फर्स्ट मंथ स्टार्ट हो रहा है, 40 हमारा बनता है रेंट। अब एज पर द एग्रीमेंट जब हम जून पे आएंगे तो जून तक हमें 40 मिलना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारा रिसीवेबल 12 महीने का कितना हुआ, 480। तो रिसीवेबल उस पर थोड़ी कैलकुलेट करेंगे कि अच्छा इतना मिला बाकी रिसीवेबल को टैक्स करो, तो 320 को रिसीव्ड बेसिस पर टैक्स करेंगे। ये चीज पूरा साल का, पूरा साल का लेंगे। रिसीवेबल फॉर टैक्स ईयर लिखा है ना, वो फॉर टैक्स ईयर 160 थोड़ी था, फॉर टैक्स ईयर तो क्या है वो टैक्स होगा। ये पॉइंट और सर समीर कौन से टॉपिक पाएंगे? प्रैक्टिस करवाएंगे और बिजनेस का कराएंगे। एक टॉपिक करवाएंगे बिजनेस वाला और प्रैक्टिस उसको मैं भी करवाऊंगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस मैं सारा मैं कराऊंगा। अच्छी तरह आपको व्हाट्सएप दिया हुआ आप देख लेगा। नाम है। अच्छा जी ऑनलाइन के स्टूडेंट्स बेटा, एडवांस सम ऑफ ऑल हेड्स में ऐड होगा। एडवांस किसका करीम? ये एडवांस टैक्सेबल ही नहीं है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का एडवांस टैक्सेबल ही नहीं है। क्यों टैक्सेबल नहीं है? क्योंकि इसमें टैक्सेबल होने के लिए रिसीव्ड या रिसीवेबल फॉर ईयर होता है, ये फॉर ईयर है ही नहीं ना, वो तो अगले साल के लिए है। इस वजह से जो एडवांस रेंट होता है वो टैक्स नहीं होगा, अगले साल होगा। बेटा उसामा आपको कल सेल्स टैक्स का और 2 दिन छोड़ के इनकम टैक्स की बुक अवेलेबल हो जाएगी प्रिंट फॉर्म में, ठीक है। बेसिस ऑफ चार्ज कहते हैं मोहित कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन किस बेसिस पे होता है, टैक्स करेंगे तो किस बेसिस पे उसको टैक्स करेंगे, ठीक है। बेसिस ऑफ चार्ज का अकाउंटिंग मेथड क्या है, क्या अक्रूवल आप पूरा आपने देखा कि ये रेंट को रिसीव्ड और रिसीवेबल बेसिस पे टैक्स करते हैं, नतीजा निकालेंगे ना तो अक्रूवल बेसिस है, ये अक्रूवल बेसिस है, बिल्कुल ऐसे ही है। एट द एंड ऑफ द डे ये अक्रूवल बेसिस होगा, क्योंकि अगर रिसीव्ड से रिसीवेबल ज्यादा हो तो हम ज्यादा पे जा रहे हैं, मगर रिसीवेबल से रिसीव्ड ज्यादा हो तो उस पर नहीं जा रहे हैं। इन अदर वर्ड्स ये क्या है, अक्रूवल बेसिस। बेटा आपको आईकेप की बुक यूज करनी चाहिए लाजमन, मैं चाहूंगा कि उसको देखो, और यकीनन टेक्स्ट मिनी जिसमें से मैं पढ़ा रहा हूँ तो दोनों आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। कोई सवाल है बेटा इसमें तो पूछ लीजिएगा, कोई क्वेश्चन और क्वेश्चन, वरना यहाँ पे कुछ बच्चे हैं उनके सवाल को मैं अटेंड करूंगा। किसी बच्चे का सवाल हो आउट ऑफ सिटी बेटा आपको वो उसके थ्रू आ जाएगी। कहा जज़ाकल्लाह बेटा, अल्लाह खुश रखे, और आपके पास बेटा कोरियर के थ्रू आ जाएगी, ठीक। उमर और कुछ बेटा? चलो थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह। अगले क्लास में यहाँ से शुरू करेंगे जी। आप कुछ आप लोग कुछ